जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। क्वेश्चन बना लिया आप लोग? चलिए 2 मिनट में बना लीजिए। पहला 10 क्वेश्चन तो 2 मिनट में बन ही जाएगा ना। अभी शुरुआत का 10 बना लीजिए, पहले से बन गया 10 तो हम उसी के लिए 10 है ना। बात आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या हुआ है? पहला क्वेश्चन है, हो गया सबका? अब ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल ब्लैडर से सबसे तेजी से बाहर निकलेगी? बोलो। अच्छा, ऐसे एक जनरल बात पूछा जाए तो एक जनरल बात पूछा जाए, मान लो कि एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, हल्का आदमी और भारी आदमी। मोटा मतलब और पतला मतलब? दौड़ाया जाए तो फास्ट कौन भागेगा? सबसे हल्की गैस कौन सी? हीलियम की हाइड्रोजन? सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। तो जो हल्का गैस है उसका निकलने का स्पीड सबसे, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सबका सही हो गया। हीलियम के बारे में नाम सुने हो? हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे हल्का गैस कौन सा होगा? हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे हल्का गैस। अच्छा, अगर इसको क्रम में सजा दो तो सबसे फास्ट कौन भागेगा? सबसे फास्ट भागेगा हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम। हीलियम के बाद नाइट्रोजन के बाद। सही है। कौन सा नियम से? इसमें कोई नियम भी लगा होगा? माने ई वाला बात बोलना सही है क्या कि हल्का वाला तेजी से दौड़ेगा? इसके लिए एक नियम है, उस नियम का नाम सबको याद रहना चाहिए। ग्राहम का विसरण का नियम। किसका? ग्राहम का विसरण का नियम कहता है ढेरे मनी मच्छर भी दौड़ रहा है, इसका स्पीड ज्यादा होगा कि कम होगा? पहले तुलना किससे करना ये भी तो पूछ लो, तो तुलो पहले ही ज्यादा कम कर देता है। आ जा भाई, देखो डबल डबल हो गया है, ज्यादा हो गया है, वेरी वेरी फास्ट हो गया है। आ जाओ। तो ग्राहम के विसरण का नियम होता है। एक वैज्ञानिक था, नाम था ग्राहम, और ग्राहम ने एक नियम दिया, उसको कहा जाता है ग्राहम के विसरण का नियम। किसका नियम? ग्राहम के विसरण का नियम। और ग्राहम के विसरण का नियम, और यह कहता है किसी भी गैस के विसरण का वेग, विसरण का मतलब डिफ्यूजन, विसरण का मतलब डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को क्या कहते हैं? कमरे के एक रूम में अगरबत्ती जलाओ और दूसरे रूम में या बगल कोने तक खुशबू पहुंच जाए, किसके कारण? तुम्हारे घर में चिकन बने और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर में पहुंच जाए, किसके कारण? अब समझ में आ गया होगा विसरण। विसरण क्या होता है? फैलना। तो विसरण का वेग जो होता है वह 1/, अनुभार के वर्गमूल। ये भी विसरण हो रहा लगता है। अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? बोलो। ग्राहम के विसरण का नियम। इसका मतलब क्या? जिस गैस का अनुभार कम उसका विसरण का वेग, जिसका अनुभार ज्यादा उसका विसरण का वेग। अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मांड का
सबसे भारी गैस कौन है? सबसे हल्का गैस तो जानते हो कौन सा, और सबसे भारी टंगस्टन हेक्सा फ्लोराइड। नाम लिखना है तो लिख लेना, टंगस्टन, TUNGSTEN, टंगस्टन हेक्सा फ्लोराइड, WF6, FLUORIDE, WF6। W मतलब टंगस्टन, F मतलब फ्लोरीन। ऐसा W मतलब टंगस्टन नहीं होता है, टंगस्टन का संकेत W होता है ना। W मतलब क्या होता है? वोल्फ्रम। क्या होता है? वोल्फ्रम। याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, वायुयान के टायर में कौन सी गैस? गुब्बारा में हीलियम ही भरा जाता है, हाइड्रोजन मत भर देना, ब्लास्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, बोलो। इंद्रधनुष में बैंगनी रंग अंदर होता है, लाल रंग अंदर होता है, हरा रंग माध्य में नहीं होता है, रंगों का क्रम सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। बोलो, इंद्रधनुष का 7 रंग कौन कौन? VIB, ठीक है। बैजनिया पिनाला, यही है ना। अब सुनना, याद रखने का तरीका, वायलेट इनसाइड। अरे तो लो, आई मतलब इंडिगो याद किया है ना, इंडिगो मतलब जामुनी। हम क्या बोल रहे हैं, याद रखो, वायलेट इनसाइड यानी बैंगनी, लाल, रेड आउटसाइड, वायलेट इनसाइड, रेड कौन सा, किसमें? इंद्रधनुष में। आंसर होगा बैंगनी रंग अंदर होता है, 2 का ऑप्शन नंबर ए। बोलो, बात क्लियर है? 2 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। इंद्रधनुष हमेशा वर्षा के बाद बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में। कौन से दिशा में? अगर सूरज पूरब है तो इंद्रधनुष बनेगा, पश्चिम में है तो, ऊपर में है तो, ऊपर में है तो, पूरब में है तो, पश्चिम में है तो, और ऊपर है तो नहीं बनेगा। इंद्रधनुष में बैंगनी रंग अंदर और लाल रंग। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण वर्ण विक्षेपण। याद रखना, अगर पूछे इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण, कौन सा कारण? मुख्य कारण, तो मुख्य कारण बोलोगे वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण। अगर क्वेश्चन पूछे सहायक कारण, कौन सा कारण? सहायक कारण, तो सहायक कारण 2 बताना। एक बताना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और दूसरा बोलो, और दूसरा बोलना, दूसरा अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। मुख्य कारण, सहायक कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। अच्छा, हरा रंग मध्य में नहीं होता है, 3 इधर और 3 इधर, सही है ना। रंगों का क्रम सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है, नहीं होगा। आंसर हो गया 2 का ऑप्शन नंबर ए। डी काहे नहीं होगा? बैंगनी, अच्छा डी काहे नहीं होगा? रंगों का क्रम सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है, मतलब सूरज पूरब में होगा तो इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर चल जाएगा, अब पश्चिम में होगा तो अंदर की ओर आ जाएगा। ऐसा तो इंद्रधनुष तुम ही लोग देखा होगा, हम तो नहीं देखे। बैंगनी रंग अंदर और लाल रंग, अच्छा ये अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या? क्या इंद्रधनुष में बैंगनी रंग, इंद्रधनुष कैसा बनता है मालूम है? ऐसा, अरे नहीं, कैसे बनता है? ऐसा ही बनता है, नहीं बनता है। आपको उसका एक चाप दिखाई देता है, सुनिए, आपको उसका एक आर्क दिखाई देता है, बनता है पूरा सर्किल। क्या बनता है? तो आज से इसको इंद्रधनुष ना बोल करके इंद्रवृत्त बोल सकते हैं, लेकिन ये इंद्रवृत्त कब दिखाई देता है? सुनो, नहीं मत बोलो भाई, बोला नहीं सर नहीं बनता है। तो इसको दिखाने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा? पहाड़ पर, ऊंचाई में। अभी ये प्लेन वाला शो देखा है ना, तो जब ऊपर जाओगे तो सर्किल के रूप में दिखाई देगा, उसमें सबसे अंदर होगा कौन सा? वायलेट, और सबसे बाहर होगा। अब बोलो अंदर और बाहर का मतलब समझ में आया? बैंगनी रंग अंदर की ओर और लाल रंग बाहर की ओर, ये कॉन्सेप्ट है। चलो अगला क्वेश्चन,
63 ग्राम HNO3 में, ध्यान देना, 63 ग्राम HNO3, HNO3 को कौन सा एसिड कहते हैं? नाइट्रिक एसिड, इसको कहा जाता है नाइट्रिक एसिड। अब ये जो नाइट्रिक एसिड होता है, सबसे पहले इसका अनुभार निकालो, बोलो अनुभार कितना होगा? अनुभार निकालो HNO3, हाइड्रोजन का बोलो 1, नाइट्रोजन का 14, 3 गुना 16, सबको जोड़ो कितना हुआ? अरे 48, 14, 62 और 1 63, यानी ये 63 हुआ। कितना हुआ? 63। अब सुनो, इसको क्या कहते हैं? 63 क्या निकला? अनुभार, अनुभार निकला। अब देखना, इसका ग्राम अनुभार अगर बोलेंगे तो होगा 63 ग्राम, अनुभार बोलेगा तो 63 यू, यू नाम सुने हो? यू फॉर म्यू, अब कुछ देर बाद म्याऊ म्याऊ कर देना। यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है भाई। यू होता है यूनिट, एक देखो नया आया यूनिट, यू से होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, पूरा नाम होता है, सुनो, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या होता है? एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। यू का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी लिखोगे एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। और ये किससे तुलना करने पर प्राप्त होता है? बोलो तो। कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से, खोपड़ी में है सब कुछ, बाहर नहीं निकलता है सर। एक एमयू याद है? कार्बन 12 के एक परमाणु का कितना भाग? 12वां भाग। अब छोड़ो, हटाओ। अब बताओ, ये 63 यू है, 63 ग्राम में कितने अणु होंगे? कितने अणु? 6 गुना 10 का पावर 23 अणु। अच्छा, पूरा एग्जैक्ट लिखने का जरूरत नहीं है, ज्यादा मैथमेटिक्स दिखाना नहीं है। 6.022 होता है ना? कितना होता है? 6.022। तो 6 गुना 10 का पावर 23 अणु किसका? अरे किसका? नाइट्रिक एसिड का। यह नाइट्रिक एसिड का अणु है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा देखो तो, ऑक्सीजन का। अब इसमें बोलो ऑक्सीजन का ही गो है 3, तो हर अणु में एक एक अणु में 3 गो है, तो 6 18, 18 गुना 10 का पावर 23। बोलो कौन सा आंसर होगा? 18 गुना 10 का पावर 23। कोई आंसर नहीं है। 10 भाई 10 कर दो, बोलो कितना हो जाएगा? 1.8 गुना 10 का पावर 24। ये भी नहीं है, नहीं है तो 24 बनाओ, आंसर होगा डी नंबर। 1.807 गुना 10 का पावर 24। अगला क्वेश्चन आओ। नाइट्रोजन का संख्या पूछेगा तो नाइट्रोजन का कई परमाणु? अरे बोल दो, नाइट्रोजन का कितना? अगर क्वेश्चन पूछे 63 ग्राम नाइट्रोजन में, 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन के कितने परमाणु? उतना ही, 6 गुना 10 का पावर 23। हाइड्रोजन का कितना? 6 गुना 10 का पावर 23। ऑक्सीजन का कितना? 3 गुना। अरे ऑक्सीजन का, चलो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हो गया 4 नंबर। देखो फिर न्यूमेरिकल। देखो अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका सुनना, दम आसान से बनाएंगे। क्वेश्चन देखो, ये क्या है बोलो, और ये क्या है? पानी और पानी को मिलाने का अगर सवाल आए, यानी गर्म पानी और ठंडा पानी को मिलाना है तो कैसे बनाओगे? मिश्रण का तापमान यानी अंतिम तापमान मतलब मिश्रण का तापमान मिलाना है, बनाना है। देखो सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। 80 डिग्री सेल्सियस 2 लीटर पानी, बोलो दोनों को गुना करो, 80 दूना तो 2 गुना 80 आ जाओ। और 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना पानी? तो 10 लीटर पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे, बोलो हो जाएगा गुना, कितना हुआ? 200, 80 दूना, टोटल जोड़ो कितना? अब पानी 2 लीटर और पानी 10 लीटर, यानी बोलो 2 10 12, अब ऊपर कितना था? आंसर कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? आंसर हो गया सी नंबर। अब फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखोगे? फॉर्मूला के रूप में लिखोगे T बराबर m1 θ1 या m1 T1, जो भी लिखना है अपना लिख लो, m1 T1 प्लस m2 T2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला के रूप में m1 T1 प्लस m2 T2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब बोलो आराम से कोई भी सवाल गर्म पानी और ठंडा पानी का बन जाएगा। इसमें बोलो गर्म पानी का तापमान कितना है? 80, और ठंडा पानी का तापमान कितना है? 20। 80 दूना, अब 20 दाड़ा के 160 है 200, और टोटल कई लीटर पानी? 12, 360 बटा 12 30। ये किसका क्वेश्चन था? गर्म पानी और
अभी क्या चलेगा, गर्म पानी की ठंडा पानी? अगला क्वेश्चन आओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुनना, निम्नलिखित, अच्छा बिहार का एग्जाम का एक खासियत है, तुम लोग जानता होगा कि बिहार का एग्जाम में अगर 25 को क्वेश्चन साइंस का पूछता है तो 24 को बन जाता है, एक को नहीं बनता है। और वो एक क्वेश्चन किसका होता है मालूम है? केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री इसका मामला थोड़ा सा खतरनाक बनाता है। इस क्वेश्चन को देखो, 2FeCl2, ध्यान देना, 2FeCl2 प्लस क्लोरीन गिव्स 2FeCl3, 2FeCl3। अब तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हो, इसका कहानी तुम लोग के लिए अलग है। अभी सवाल को बनाने का तरीका समझो। अच्छा पहले बताओ, क्लोरीन मेटल है कि नॉन मेटल? धातु है कि अधातु? एक लाइन पहले याद रख लो, अधातु ऑक्सीकारक होता है। अब इसको जो याद रख लिया, कहानी खत्म हो गया। अधातु जो होता है वह ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर अधातु ऑक्सीकारक है तो धातु क्या है? अरे धातु क्या है? धातु जो है वह क्या होता है? अवकारक होता है। अब बता दो, आंसर क्लोरीन हो गया। क्लोरीन एक ऑक्सीकारक है, कहानी खत्म। अभी तत्काल के लिए इतना, लेकिन इसका कहानी बहुत भारी है। क्लोरीन जो है, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालने आता है किसी को, सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, ऑक्सीकरण संख्या नहीं, कोई बात नहीं। इसमें क्लोरीन बोलो स्वतंत्र है कि किसी दोस्त के साथ है? स्वतंत्र वाले का कोई वैल्यू नहीं है, उसका जीरो, इसीलिए दोस्ती करो। अरे क्लोरीन स्वतंत्र है, स्वतंत्र का वैल्यू नहीं है, वैल्यू कितना देना है? जीरो। यहां पर आयरन और क्लोरीन, इसमें बोलो ये दोस्ती है ना। अब इसमें देखो, आयरन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वह कितना है? +2। आयरन क्या है? मेटल है ना, मेटल के लिए प्लस। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। इसका 2 गो क्लोरीन है और प्रत्येक क्लोरीन के साथ -1, -1 गुना 2, बोलो -2 और +2, टोटल 0 हो गया। अब इसके आधार पे बोलो आयरन का यहां पर कितना होगा? +3। अरे +3। अब क्लोरीन का क्या होगा? बोलो -1। अब देखो इसका +2 से हुआ कितना? +3। यह हुआ ऑक्सीकरण। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो इसका होता है ऑक्सीकरण, वह बन गया क्या चीज? अवकारक। और इसका 0 से हो गया क्या चीज? -1। 0 से हो गया -1, तो ये हो गया रिडक्शन। इसका क्या हो गया? रिडक्शन। और रिडक्शन हो जाएगा तो जिसका रिडक्शन होता है वह बन जाता है क्या? ऑक्सीकारक। अभी तत्काल के लिए बस इतना याद रखो तुम लोग कि अधातु क्या होता है? बोलो, धातु क्या है? हाइड्रोजन क्या है? जानता है, बहुत टेंशन है जीवन में। केमिस्ट्री को सबसे खतरनाक विषय हमारे द्वारा माना गया है, काहे कि केमिस्ट्री में नाम ही लिखल है मिस्ट्री, और मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। और उसमें सबसे घटिया अगर कोई तत्व है तो वो है हाइड्रोजन। इसको पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व कहा जाता है। ये मेटल है कि नॉन मेटल, अपने अभी इसको क्लियर नहीं होता है कभी कभी। इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का काम करेगा, डिपेंड करेगा किसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है। चलो ये सब बाद में चलेगा। अगला क्वेश्चन बनाओ, समान वेग वाला विद्युत आवेश। अब बोलो इसका आंसर। तुम लोग को 3 पॉइंट बोल रहे हैं, रट जाना, सुनना ध्यान से। अगर आवेश विराम में है, सुनना, अगर आवेश यानी चार्ज विराम में है तो वह अपने चारों ओर केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन सा क्षेत्र? विद्युतीय। अगर आवेश गति में है, अगर आवेश गति में है तो विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र कर दो, केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर आवेश गति में होगा तो यह विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और अगर धारावाही चालक है, कौन सा चालक? धारावाही चालक, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यह केवल उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र। इतना बात याद रख लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। अब इसका मतलब समझना, सुनो, यह मान लो कि एक पेन है और इस पेन पर चार्ज दिए मान लो 10 कूलम का, और ये भी हाथ में पकड़े हुए हैं, मतलब ये स्थिर है। इसके चारों ओर केवल कौन सा क्षेत्र होगा? विद्युतीय। अभी इसको फेंक देंगे, बोलो चार्ज है, गति में आ गया, क्या होगा? विद्युतीय और चुंबकीय दोनों। और अगर कोई तार है और इस तार से क्या गुजर रहा है? बोलो, करंट। तो इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र होगा? केवल मैग्नेटिक फील्ड होगा। कौन सा होगा? केवल मैग्नेटिक। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अब तुम लोग सोच के बताओ क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है? तार देखिए, बिजली का, बिजली का तार किससे बना है? तांबा से। तांबा किससे बना है? परमाणु। अब परमाणु क्या होता है? विद्युत रूप से उदासीन, इसीलिए उसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, केवल कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक। ये 3 लाइन याद रखना। अब आंसर बोलो इसका। विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। बोलो आवेश विराम में तो चारों ओर कौन सा क्षेत्र है?
विद्युतीय आवेश जब गति में है तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों, धारावाही चालक होगा तो केवल चुंबकीय। चलो अगला क्वेश्चन 7 नंबर। फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? किसके? बेकेलाइट। देखो बेकेलाइट एक बिजली का स्विच बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक है। बेकेलाइट क्या है बोलो? प्लास्टिक। कैसा प्लास्टिक? बिजली का स्विच बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक। और बेकेलाइट दो चीज से बनता है, एक बनता है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा होता है क्या चीज? फॉर्मल्डिहाइड के साथ कौन सा? फिनॉल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर ये क्या है बोलो? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन ये देखो सीडी डीवीडी, अरे वो बनाने के लिए। उसके बाद थर्मोकोल देखे हो तो थर्मोकोल बनाने के लिए याद रखना ये थर्मोकोल सीडी डीवीडी बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है बेकेलाइट का यूज बोलो किसके लिए? बिजली का स्विच। किसके लिए? बिजली का स्विच। इसके बाद नाइलॉन। नाइलॉन में, नाइलॉन का नाम सुने होगा, कई तरह का नाइलॉन होता है, दो तरह का। एक होता है नाइलॉन 6। क्या होता है? एक नाइलॉन 6। इसका क्वेश्चन तुम लोग पूछा था नाइलॉन 6। ये किसका बहुलक है बोलो? कैप्रो। अरे बोलो कैप्रो, आगे तुम लोग को याद नहीं है बोलो कैप्रोलैक्टम। बोलो कैप्रोलैक्टम। ये पिछले बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाइलॉन जो है वह नाइलॉन किसका बहुलक है? नाइलॉन 6। बोलो कैप्रोलैक्टम। क्या बोलेंगे? कैप्रोलैक्टम। एक है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 ये किसका है? तो ये है हेक्सा मेथिलीन। बोला सर इतना बड़ा बड़ा नाम याद रहेगा? नाम याद रहे नहीं रहे, ध्यान में रहना चाहिए। हेक्सा मेथिलीन डाइअमाइन एवं बोलो एक और नाम है इसमें एडिपिक। बोलो एडिपिक एसिड। हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन और एडीपी। अरे ये नाम देखो बिहार दरोगा के पीटी या मेंस में पूछा है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, पिछले ही साल या उससे पहले साल पूछा है। नाइलॉन 6 का बहुलक, नाइलॉन 6 किसका बहुलक है? कैप्रोलैक्टम। और नाइलॉन 6 बोलो हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम सुने हो? जितना प्लास्टिक ये प्लास्टिक किसका बना हुआ है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। जितना पाइप वगैरह लगा रहता है ना बिजली का, सब किसका बनता है? पीवीसी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। एक तरंग अच्छा तुम लोग अपने हिसाब से इसका आंसर बोलो। तरंग स्थानांतरित करता है। हम चाहते हैं कि तुम लोग सही आंसर देना सीखो। देखो क्वेश्चन बनाना बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन को सही एनालाइज करना बड़ा चीज है। क्वेश्चन कहता है तरंग। सबसे पहले एक एग्जांपल बताओ। ध्वनि एक तरंग है कि नहीं? अगर अभी हम यहां से माइक बंद करके मान लो कि यह एम्पलीफायर यहां पर काम ना करे, लाउड स्पीकर बंद है, और यहां से मान लो कि हम आवाज निकाले, अगर पता नहीं अब तो इसका मतलब कि सन्नी देओल वाला आवाज अभी बचल है। अब देखो सुना जाए तो कहने का मतलब यह है, ध्यान से सुनना, कि अगर हमने ध्वनि उत्पन्न किया तो ध्वनि जो होती है वो एक प्रकार की तरंग है। और ध्वनि करती क्या है? यहां का हवा डिस्टर्ब किया, यहां का हवा डिस्टर्ब किया, यहां का, ये पदार्थ का संचरण करता है कि ऊर्जा का? आंसर क्या होगा? ऊर्जा। अच्छा तरंग का परिभाषा याद करो। क्या होता है तरंग का परिभाषा? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। क्या है? एक प्रकार का विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस। विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसका संचरण होगा? ऊर्जा का। चलो 9 नंबर आओ। किसी परमाणु में किसी दो इलेक्ट्रॉनों का सभी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता है। इसको किसका नियम कहते हैं? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। एक परमाणु के किसी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगा। अच्छा हुंड का नियम सुने? हुंड का क्या कहता है? ये कहता है कुछ ऐसे याद होगा, देखो नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 याद आता है? 2 2 4 3। p में कितने कक्षक? बोलो ये सही है, यही हुंडू का नियम है। हुंडू बाबा क्या कहते हैं? हुंडू बाबा कहते हैं कि एक कक्षक, एक उप कक्षा के जो तीनों कक्षक होंगे, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो और उसके बाद बचे तो उसका जोड़ा लगाओ। यही है हुंड का नियम। आओ बाऊ सिद्धांत पढ़े हो? आओ बाऊ क्या बोलता है? यह बोलता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, उसके बाद भरेगा 2s में, उसके बाद भरेगा, उसके बाद ये कौन सी कहता है? बोल तो ऐसे हमको याद नहीं है। ये कहता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकक्षा में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है। यह है ऑफ-बाउ का सिद्धांत। आइए अवोगाड्रो का नियम सुने हो क्या?
हमको वैसे याद नहीं रहता, पूरा स्टेटमेंट नहीं। 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 2 लीटर, 2 लीटर नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, एक्स अणु, एक्स अणु। अब बोलो इसको स्टेटमेंट के रूप में। दाब, सुनो यहां, 2 एटीएम कर देते हैं, 2 एटीएम, 2 एटीएम, 1 मिनट ऐसे करो। आया छोड़ो, स्टेटमेंट के रूप में बोलते हैं कि दाब और ताप के समान स्थिति में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। बोलो यही है ना एवोगाड्रो का नियम। दाब और ताप के समान स्थिति में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। लास्ट, इसका भी तो आंसर सही है, बताएगा तुम लोग, बता दो। अरे बी डी क्या, क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर होते हैं और वे उत्पन्न करते हैं। सुनो, ये है तुम्हारा कौन, ये तुम्हारा क्या है बोलो तो। बोला ऐसा बनाया कि पता नहीं चला कौन सी बनाए थे। चलो अब थोड़ा सा सही बन सकता है, बोलो ये कौन सी है। अब भी नहीं समझ में आया, अब बोल, अब कौन सी है। नाव है, नाव है, नाव। तो नाव में है मान लो एगो आदमी, ये है आदमी। नाव आदमी पर बल लगाएगा तो आदमी नाव पर बल लगाएगा। ये कौन सा नियम है, न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो आदमी लगाया नाव पर बल F, तो नाव आदमी पर बल लगाएगा F। आदमी में उत्पन्न त्वरण बराबर, आदमी में उत्पन्न त्वरण बराबर आदमी पर लगने वाला बल बटा आदमी का द्रव्यमान। आदमी पर लगने वाला बल बटा आदमी का द्रव्यमान। और नाव पर लगने वाला, नाव का त्वरण बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बोट बराबर नाव पर लगने वाला बल अब बटा नाव का द्रव्यमान। अब कम से कम आंसर दे दो। हम पृथ्वी पर बल लगाते हैं, पृथ्वी हम पर बल लगाती है, तो पृथ्वी पर जो बल लगेगा उसके कारण पृथ्वी में त्वरण पैदा होगा, और आदमी पर जो बल लगेगा उसमें आदमी पर। अब बोलो, भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं पर समान परिमाण का त्वरण, समान परिमाण का त्वरण की असमान, दोनों पर बल समान लगेगा। मारेंगे कि नहीं, अरे दोनों पर बल समान लगेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ का, हम लगाए नाव पर तो नाव लगाएगा हम पर उतने न बल। अब मेरा वजन बराबर नाव का वजन, सही की गलत। अरे हमारा वजन और नाव का वजन बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का जब द्रव्यमान बराबर नहीं है और ये दोनों बराबर है तो क्या दोनों का त्वरण समान होगा। तो क्या होगा, भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं पर असमान परिमाण का त्वरण। आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल हैं, सब बढ़िया हो। चलो बहुत बढ़िया। चलो, देखो आज मैं आपके लिए ग्रंथ ठाक के लाया हूँ 2, है ना। क्या बता दे, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है क्या। अच्छा लेट हो गई, तो अब एक काम करो फिर, ए लड्डू फिर टाइम तो है ही नहीं इतना, समझी, तो अभी नहीं, ठीक है ना। अभी तुम लोग कर लेना आराम से, सुन लो पहले क्वेश्चनों को। अब एक एक क्वेश्चन तुम करते जाना, पढ़ते जाएंगे तुम करते जाना, ठीक है ना। चलो पहला प्रश्न आपके सामने। सुमन जी वो क्वेश्चन भेजे तो है ना आपके पास में, दो स्लाइड भेजी थी आपके पास, ठीक है ठीक है, उनको लेंगे बाद में काम मिलेंगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धाराएं हैं, मतलब या ठंडी महासागरीय धाराएं कौन कौन सी, ये बताना है ना। देखो अलास्का की जो धारा है, अलास्का की धारा, ये अलास्का की धारा ठंडी धारा नहीं है ना। ऐसा लगेगा आपको दिखने में कि वो ठंडी है, लेकिन वास्तव में ठंडी नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको एक मोटी मोटी सी बात बताता हूँ, छोटी सी बात देख लो एक बार। इस प्रकार से आप देखते हो कि यहाँ से इस तरीके से जो ये है आपका कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इस प्रकार से है उत्तरी अमेरिका। ये आपकी हडसन की खाड़ी है ना, ये वाला हिस्सा। इधर आपका जो द्वीप पड़ता है इसका नाम कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और ये जो है ये आपका कौन सा है, अलास्का, ये अलास्का है। अलास्का अमेरिका का 50वां प्रांत है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कौन सा, कनाडा, है ना, कनाडा है। और यहाँ पर नीचे कौन सा है, यूएसए। और यहाँ पर नीचे कौन सा है, मैक्सिको, मैक्सिको है ना। तो कई बार पूछता है कि भाई कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा ये बनाती है कौन सी डिग्री, 49 डिग्री। कौन सी है, 49 डिग्री। और कई बार पूछ लेता है अमेरिका का कौन सा प्रांत जो अमेरिका के साथ में संलग्न नहीं है, वो कौन सा है, अलास्का। वास्तव में ये सही बात ये थी कि रूस का था, यहाँ पर पड़ता है रूस, रसिया, तो ये इसका था। अब रूस ने सोचा कि यार क्या करेंगे, फालतू पड़ा हुआ है, बर्फ जमी पड़ी है, कोई काम का तो है नहीं। अमेरिका ने किसको बेच दिया, नहीं सॉरी, रूस ने किसको बेच दिया, हाँ रूस ने किसको बेच दिया, अमेरिका को। अब यहाँ पर बहुत सारे तेल वगैरह के खनिजों के बहुत भंडार है। अब रसिया का मन करता है कि यार वापस ले लें, लेकिन ये तो भाई पापा है, ये वापस नहीं देना है इसको, है ना, भाई थोड़ी देगा, बताओ नहीं देगा। तो ये जो है ना अलास्का की जो धारा है, ये यहाँ से आप देखोगे तो उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत प्रवाह है। और ये धारा इस प्रकार से बह करके आपकी आती है। तो यहाँ से जो पानी जा रहा है कैसा है, गर्म है। तो अलास्का के सहारे बहती है, इसको अलास्का की धारा कहते हैं। और ये वास्तव में कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा, ठीक है। फिर कह रहा है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, अटलांटिक महासागर में जो बह रही इसी प्रकार से अटलांटिक में बहती है। हालांकि महासागर कौन सा, प्रशांत है, लेकिन ये भी आप देखोगे कि विषुवत रेखा की तरफ से पानी आता है और ये कैसा है, गर्म है।
और एक कह रहा है कि पश्चिमी पवन अपवाह, ये आपका जो ठंडा पानी है ध्रुव के चारों तरफ आपको दिखेगा और ये कैसा है, ठंडा। तो ये ठंडी जलधारा है। तो इस प्रकार से इसमें केवल कौन सा आएगा, केवल 3। ठंडी बताने ना, शीत, शीत का मतलब ठंडी होता है, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका कौन सा, 3, केवल 3। यूपीएससी ने पूछा, एनडीए के अंदर ही प्रश्न पूछा, एनडीए में पूछा था या सीडीएस में, इसी वर्ष पूछा था, ठीक है ना, आसान प्रश्न था। इसके बाद अगला देखो, दूसरा, खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य देश के तांबे के प्रमुख उत्पादक है। आसान, देखो ये प्रश्न बहुत सरल है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, है ना, लेकिन पूछ लिया, कोई बात नहीं। देखो तांबे की अगर बात करोगे तो देखो तांबा उत्पादन में आप देखोगे तो तांबे के उत्पादन में किसका पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का। किसका है, एमपी का। लेकिन तांबे के सर्वाधिक जो भंडार है, वो तांबे के सर्वाधिक जो भंडार है वो कहां पर है, राजस्थान, ठीक है ना। तो तांबे के सर्वाधिक भंडार कहां पर आएंगे, राजस्थान। इसका मतलब ये हो गया कि 2 बड़े राज्य आपके तांबे के लिए हैं, और वो कौन से हैं, एक तो राजस्थान और एक कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान और एमपी है क्या विकल्प में, है साहब, बिल्कुल है, राजस्थान और कौन सा है, एमपी। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है बालाघाट, कौन सा है, बालाघाट, ये इसके लिए काफी फेमस है बालाघाट। और इसके लिए मैं आपको और बता दूं कि राजस्थान में एक पड़ता है खेतड़ी, नाम आता है, ठीक है ना। तो खेतड़ी की खाने जो है, वो खेतड़ी की खाने किसके लिए जानी जाती है, तांबे के लिए, ये तांबे के लिए आपके प्रसिद्ध हैं। फिर इसके बाद में देखो आप अगला प्रश्न क्या है, भारत में निम्नलिखित प्रमुख पत्तनों में से किस पर से दबाव कम करने के लिए वाडीनार में एक अपतटीय या ऑफशोर टर्मिनल विकसित किया गया है। देखो वाडीनार जो पड़ता है, नहीं कहां पर पड़ता है, गुजरात। कहां पड़ता है, गुजरात। अच्छा एक बात बताओ, दीनदयाल उपाध्याय ये कौन से बंदरगाह का नाम है, किसका है, कांडला का क्या। तो ध्यान रखना कि कांडला बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा विकसित किया गया है, तो एक टर्मिनल वाडीनार है, ठीक है ना। तो ये भी आया था आपका किसके अंदर, एनडीए में ही पूछा था। ये एनडीए सीडीएस दोनों में से किसी एक पेपर में आया था, ठीक है ना। तो ये वाडीनार कहां पर है, गुजरात के अंदर है, और किसके भार को कम करने के लिए, कांडला। अच्छा कांडला के बारे में आप जानते होंगे कि ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। और कांडला के बारे में ध्यान रखिएगा कि कांडला बंदर को विकसित इसलिए किया गया था क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और फिर पाकिस्तान के अंदर एक चला गया था कौन सा, कराची। तो कराची पोर्ट जब पाकिस्तान में चला गया, देखो इस प्रकार से आप देखोगे तो ऐसा आपको मैप दिखेगा। इधर से जब आप चलते हो तो आपको ऐसी एशिया में स्थितियां दिखेंगी इस प्रकार। अरे क्या हो गया, तो ये ऐसे आपको स्थिति दिखेगी, यहाँ पर फारस की खाड़ी है, और यहाँ पर जो है ये हमारा भारत हो गया इस तरफ, ठीक है ना, और इस तरफ जो है म्यांमार, ठीक है। और इधर से आप देखोगे कि ये इधर अफ्रीका हो गया, और यहाँ से पहले तो ये यहाँ पर अपना ही था सारा, है ना, अभी भी अपना ही एक है, ठीक है ना। वो तो हम लेना नहीं चाहते हैं, बहुत जल्दी एक्शन होने वाला। भाई मुझे लगता है अब पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेने की आवश्यकता है ना, लेना चाहिए ना। देखो कल कितनी बड़ी घटना हुई है ना, मतलब आतंकवाद का कोई धर्म कोई जाति कुछ नहीं होता है ना, इनका एक ही है सिर्फ, और वो सिर्फ है इनको जो है गोलियों से उड़ा दिया जाए। बहुत बुरी घटना हुई है। तो यहाँ पर चला गया कराची, तो कराची जब बंदरगाह चला गया कहाँ पर, तो कराची बंदरगाह जब चला गया ना इसके अंदर पाकिस्तान में, तब यहाँ पर कौन सा विकसित किया गया था, आपका कांडला। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक बंदरगाह और था आपका मुंबई, तो मुंबई जो बंदरगाह था, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए विकसित किया गया था कौन सा, तो वो किया गया जवाहरलाल नेहरू विकसित किया गया था किसको, मुंबई बंदरगाह। तो ध्यान दो एक बार, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, कराची की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह या पत्तन के भार को कम करने के लिए किसको विकसित किया गया, वाडेनार। ये आपको ध्यान रखना, ये बार बार प्रश्न आते हैं। फिर आप देखो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस हिमालयी राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है। ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है ना, तो ये बताओ कौन सा आना चाहिए। देखो इसमें आंसर आएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, है ना। लगभग 76% के आसपास अरुणाचल किसके अंतर्गत आता है, वनों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, वनों के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा, अरुणाचल। ए आंसर है, बहुत फैक्चुअल प्रश्न है, बहुत वैसा प्रश्न नहीं है, कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ, और दोनों प्रश्न बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन है ना। और ये प्रश्न जितना आसान दिख रहा है आपको, ये इतना आसानी से लिखा नहीं गया है ना, इसके ऊपर बहुत मेहनत हुई है, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं कहूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कॉपी लेकर के करूं, इसको मान लेना कि वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आएगा मतलब आएगा, है ना। तो आप ध्यान से इसका डिस्कशन करते हैं। ये वो प्रश्न है जो नया है ना, जो कहीं भी किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। देखो ध्यान दो, प्रश्न है अराकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। ये जो जानकारियां मैं आपको बताऊं, इनको आप अच्छे तरीके से लिख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण जानते हैं। मैं डेली ऐसे बैठ करके पढ़ता हूँ ना, ठीक है, पढ़ना तो चाहिए ना, सबको पढ़ना चाहिए। तो ऐसे मैंने बहुत डिटेल से कॉपियां भर रखी है, एक कॉपी ये भरी रखी है, एक ये रखी है, अब तीसरी कॉपी शुरू होने वाली है, ठीक है ना। देखो अराकू घाटी भारत के किस राज्य में है, मैं बोल के बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा समय चाहिए इसके लिए, तो मैं बोल के बता रहा हूं, आप केवल ध्यान से सुनना और फिर उसको लिख लेना, आप नोट कर लेना। देखो एक महोत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, किस राज्य मनाते हैं, और आंध्र प्रदेश के अंदर एक महोत्सव होता है, उसको बोलते हैं चाली महोत्सव। कौन सा महोत्सव होता है, तो देखो 2 प्रश्न तो आपके सामने ये हो गए कि साहब ये बताओ अराकू घाटी किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश, सबसे पहली बात। दूसरा प्रश्न ये हो गया आपके सामने कि बताओ चाली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगर बात करते हैं तो वास्तव में जो ये अराकू घाटी है,
ये अराकू घाटी पूर्वी घाट का हिस्सा है। अराकू जो घाटी है किसका हिस्सा आएगा? पूर्वी घाट। तो अराकू घाटी जो है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट का भाग है, पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है ना, पूर्वी घाट का हिस्सा है। और इसके अंदर एक बड़ा अच्छा प्रश्न आता है कि जो अराकू घाटी है इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से जानते हैं, है ना। ऊटी आप सभी जानते होंगे, ऊटी एक क्या है? आंध्र प्रदेश का के ऊटी कहा जाता है, ऊटी के रूप में इसको जानते हैं। देखो ऊटी आप जानते हैं कि ऊटी क्या है, तो ऊटी पड़ता है तमिलनाडु में। ऊटी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। ऊटी है तमिलनाडु, एक पर्यटक स्थल है ना, ये तमिलनाडु में है। देखो अगर भारत का मानचित्र आपको याद हो तो थोड़ा बहुत आप मोटा मोटा से ऐसे समझें इसको कि इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो ये प्रायद्वीपीय भारत आपका आ जाता है। यहाँ पर आपका ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है ना, और ये इस तरफ से आपको कल बताया था ये कौन सा है? पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में मिलाने वाली पहाड़ियां हैं, इनका नाम क्या है? नीलगिरी। और ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इन नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर आप देखेंगे कि नीलगिरी के ऊपर एक चोटी मिलती है, उसका नाम है दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा। दोदा बेटा है। और दोदा बेटा के अलावा यहाँ पर एक और पड़ता है आपका, और इसका नाम पड़ता है ऊटी। क्या नाम पड़ता है? ऊटी। बहुत खूबसूरत स्थान है ऊटी स्थान, उदग मंडलम भी इसको कहते हैं। और ऊटी जो है अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश का ऊटी के रूप में किसको जानते हैं? अराकू घाटी को। तो इसका मतलब एक डेस्टिनेशन है घूमने फिरने के लिए। इसके अलावा देखो इस अराकू घाटी के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक वन क्षेत्र है और इसका नाम है अनंतगिरी। कौन सा है? अनंतगिरी। तो आज के बाद आपसे पूछे कि अनंतगिरी जो है वो अनंतगिरी, ये वन क्षेत्र आपका एक रिजर्व फॉरेस्ट है अनंतगिरी। ये अनंतगिरी किस घाटी के अंदर है? अराकू घाटी। और किस राज्य में आएगा? आपका आंध्र प्रदेश। बातें समझ में आई कि नहीं? इसके अलावा अराकू घाटी के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं, जिन पहाड़ियों से अराकू घाटी घिरी हुई है, उसकी अगर बात करता है तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा वो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जिनसे घिरा है। एक है जिसका नाम है रक्तकोंडा। कौन सी पड़ती है? रक्तकोंडा। नाम पर ध्यान दो एक बार। एक है आपकी रक्तकोंडा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? रक्तकोंडा। एक और पहाड़ी है, इसको बोलते हैं गलीकोंडा। कौन सी है? गलीकोंडा। तो रक्तकोंडा है, गलीकोंडा है। इसके अलावा एक है सुंकरी मेटा। कौन सी है? सुंकरी मेटा, है ना। सुंकरी मेटा। आपको लग रहा होगा कि ये मास्टर क्या बढ़ा रहा है यार, आगे चलना है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये है एक और है, इसका नाम है चीता मोंगोड़ी, है ना, चीता मोंगोड़ी, है ना। तो ये चीता मोंगोड़ी है। ये पहाड़ियां हैं, ये ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगी। किसके चारों तरफ? अराकू घाटी के चारों। तो याद रखिएगा, अराकू घाटी जिन पहाड़ियों से घिरी है उनका नाम बोलो, क्या क्या नाम है? रक्तकोंडा, गलीकोंडा, सुंकरी मेटा, चित्ता मोंगोड़ी, ये पहाड़ियां हैं। ये सब की सब कहां पर पड़ती है? आंध्र प्रदेश। और ये सब पहाड़ियां किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का। अराकू घाटी में कौन सा वन क्षेत्र है? अनंतगिरी। तो ये अनंतगिरी वन क्षेत्र पड़ता है आपका किसमें? तो ये अनंतगिरी वन क्षेत्र पड़ता है अराकू घाटी के अंदर। अराकू घाटी को आंध्र प्रदेश के ऊटी के रूप में जानते हैं। और आंध्र प्रदेश में एक महोत्सव होता है जिसका नाम है कौन सा? चाली महोत्सव। बताओ बातें समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बड़े समझदार बच्चे हो यार तुम लोग, है ना। देखो तुम सच में समझदार नहीं हो, है ना, वो तो मैं मजाक कर रहा था वैसे ही, है ना। लड़के समझदार होते हैं। बैक करना है क्या? लो चलो, हो गया। चलो आगे चलते, आगे 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 आगे। कोई बात नहीं, इसको एप्लीकेशन के अंदर देख लेना जा करके। तो देखो ध्यान दो एक बार। देखो कोई एक पहाड़ी का विस्तार एक से अधिक राज्य में मिल सकता है। एक बच्चा लिख रहा है एक पहाड़ी का विस्तार एक से ज्यादा राज्य में मिल सकता है। किसी वन क्षेत्र का विस्तार एक राज्य से अधिक राज्य में मिल सकता है। लेकिन हम जनरली एक राज्य का जब नाम लेंगे तो उस राज्य का नाम लिखेंगे जिसमें विस्तार उसका सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में है? राजस्थान। जबकि विस्तार कितने में है? 4 में। लेकिन हम जनरली पढ़ते हैं क्योंकि 80% बात यहाँ पर है राजस्थान, इसलिए हम एक राज्य से ज्यादा विस्तार हो सकता है, ठीक है ना। चलो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। इसकी तो फोटो देखो, मैं बताऊं, इसकी कल मैं टाइपिंग करवा के आपको किसी टेलीग्राम के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मैं ये दे दूंगा पेज। ये इतना गजब लिखा हुआ है, बहुत शानदार लिखा है, मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, ठीक है ना। देखो सुनो एक बार, पहले तो प्रश्न देखो क्या है। और क्वेश्चन है उधवा झील, खेचेओ पलरी, थेर थांगल चर्चा में रहे। क्यों रहे चर्चा में? क्योंकि इन्हें रामसर साइट घोषित किया गया है। यहाँ हजारों की संख्या में कछुए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ वनों की व्यापक रूप से कटाई हुई है और यहाँ से यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए। तो ये चारों ही विकल्प ना आप देखोगे कि आपको देखोगे कि यहाँ पर कछुए भी चर्चा में रहे थे कुछ दिन पहले, कि जब जो रिडली टर्टल कछुए इकट्ठे हो गए थे उड़ीसा के आसपास। फिर आप देखोगे वनों की कटाई भी हाल ही में, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ना। तो जब आप पेपर में जाओगे ना, तो पेपर में जाकर के आपके सामने कंफ्यूज क्रिएट हो जाए, यार चर्चा में तो रहा है, पता नहीं क्यों रहा है, ये समझ में नहीं आ रही बात को ना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। उधवा झील, खेचेओ पलरी, थेर थांगल, और इसके अलावा एक आपका और है, और वो है सक्कारा कोताई पक्षी अभ्यारण्य। अब मैं एक एक बात को बोल करके और आपके सामने समझाता हूं, अब ध्यान दीजिए। देखो उधवा झील, महाभारत के अंदर एक संत हुए उद्धव, क्या नाम है उनका? उद्धव। उन्हीं के नाम से एक झील का नाम पड़ा, उसका नाम है उधवा झील। कौन सी झील है साहब? उधवा झील। उधवा झील है। उधवा झील झारखंड की पहली रामसर साइट है। उधवा झील पहली रामसर साइट कहाँ की? झारखंड की। तो झारखंड की पहली रामसर साइट कौन सी है? उधवा झील है, ध्यान रखना। और जो है
ये एक वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। तो उधवा झील आपकी पड़ेगी झारखंड में, और उधवा झील क्या रही है, एक रामसर साइट घोषित की गई है, झारखंड की पहली है। भारत में इनकी जो कुल संख्या है रामसर साइट की कितनी हो गई है, 89 हो गई, 89। यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना रामसर साइट, तो उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल से पढ़ाई भी है। फिर देखो आप एक दूसरा है जिसका नाम है खेचे ओपलरी। क्या नाम है, खेचे ओपलरी। तो देखो जो खेचे ओपलरी वेटलैंड है ये आपकी पड़ती है सिक्किम के अंदर। कहां पड़ती है, सिक्किम। तो जिस प्रकार से झारखंड की पहली रामसर साइट उधवा झील है, उसी प्रकार से सिक्किम की पहली रामसर साइट कौन सी है, खेचे ओपलरी है। तो याद रखिएगा खेचे ओपलरी सिक्किम राज्य की पहली रामसर साइट घोषित की गई है। अब सुनो इसके बारे में, इसे विशिंग लेक या मनोकामना झील के रूप में भी जानते हैं। मतलब इस झील के किनारे आप जाकर के कभी भी कुछ मांगेंगे तो जाते के साथ आपकी वो मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, ठीक है ना। एक बार क्या मांगेंगे लड़कियां, क्या मांगेंगे, लड़कों का तो मुझे पता है क्या मांगेंगे ना, क्या आईएएस, मन में कुछ अंदर कुछ है ना लड़के क्या मांगे, लड़कों से पूछ लो भली, है ना। ये सारे मांगे सब ब्याह शादी हो जाए बस, और कुछ नहीं, है ना। देखो मतलब घनखरे से लड़के तैयारी इसलिए करते हैं शादियों के चक्कर में। देखो आगे ध्यान दो, तो इसे ना मनोकामना झील या फिर इसको विशिंग लेक के रूप में जानते हैं। दूसरी बात सुन लो, देखो ये जो झील है इसे मूल रूप से इसका जो नाम है वो नाम है खाचोट पालरी, ठीक है ना, और उसका नाम बिगड़ के खेचे ओपलरी हो गया। इसे स्थानीय जो लोग हैं, वहां के लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग इसको बोलते हैं सो जो सो। क्या बोलते हैं, सो जो सो। यहाँ के लोग बोलते हैं सो जो सो बोलते हैं, ठीक है ना। और सो जो सो का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है ओह लेडी सिट हियर। क्या मतलब होता है, ओ लेडी सिट हियर। तो इस सो जो सो का मतलब होता है ओ लेडी सिट हियर, ठीक है ना। तो ये जो है खेचे ओपलरी सिक्किम की पहली वेटलैंड है। थेरथांग पक्षी अभयारण्य है, और इसके अलावा सक्कारा कोतई, ये दोनों तमिलनाडु के अंदर है। भारत के अंदर सबसे अधिक अगर वेटलैंड किसी राज्य में है तो वो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। वो तमिलनाडु है। इसका कल मैं टाइपिंग करवा के, और मैंने सुमन जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे। सुमन जी इसकी टाइपिंग करवा के और बच्चों को ग्रुप में डाल देना है, ठीक है ना। अच्छा इसका आंसर क्या है, हे भगवान, मतलब मैंने समझा दिया, आप भी उत्तर पूछ रही हैं। अजीब तुम यार, अच्छी बावड़ी हो। बताओ, ये कह रही है कि इसका आंसर क्या हो, क्या आंसर होगा बताओ। रामसर साइट है, तो ये रामसर साइट है सबके सब, है ना। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तमिलनाडु। और अंतिम प्रश्न एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से प्रश्न लिया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है, लिथोस्फीयर। तो आप देखते हो कि पृथ्वी की 3 परतें होती है ना, तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखो सबसे पहली ऊपरी परत है कौन सी, क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, या फिर इसको भूपरपटी कहा जाता है, ठीक है ना, भूपरपटी कहा जाता है। दूसरी एक है जिसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं साहब, मेंटल, इसको मेंटल कहते हैं या प्रवार कहते हैं, है ना, मेंटल कहते हैं, प्रवार बोलते हैं। और एक और है, इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको, कोर। और मेंटल के अंदर आप देखोगे तो मेंटल के अंदर 100 किलोमीटर से लेकर के और 400 किलोमीटर की गहराई तक, 100 किलोमीटर से कितना, 400 किलोमीटर। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको मैग्मा चैम्बर मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्मा चैम्बर। और मैग्मा चैम्बर जो मिलता है इसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल बोलते हैं, ये दुर्बलता मंडल बोलते हैं। और इस दुर्बलता मंडल के ऊपर जो कुछ बच गया वो सारा का सारा आपका कहलाता है स्थल मंडल। और जब सारा का सारा ये स्थल मंडल आपका हो जाएगा, इसका मतलब इसमें 2 चीजें आपके सामने आई। इसमें एक चीज तो आपकी आई, और ये एक चीज तो आ गई आपकी क्रस्ट आ गई, भूपरपटी, प्लस इसमें एक चीज और आ गई, मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग। यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका स्थल मंडल है। इसमें 2 चीज आपके सामने आ गई, एक तो इसमें आ गई क्रस्ट, और एक आ गया इसमें ऊपरी मेंटल। एक आ गया ऊपरी मेंटल आ गया, एक ऊपरी मेंटल आ गया। तो ऐसे ये 2 चीज मिलकर के आपकी कहलाती है क्या, इसे कहते हैं स्थल मंडल, या इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा आएगा बताओ, सी आएगा। ये एनसीईआरटी की 11वीं फिजिकल ज्योग्राफी में ऐसे कैसा लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि जो एनसीईआरटी की किताबों के पीछे जो प्रश्न देते हैं ना, वो प्रश्न भी कई बार पेपर में सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। सुमन जी वो 2 पेज होंगे, वो लगाओ एक बार बोर्ड के ऊपर। सर आगे क्या, सर हम रेडी रहते हैं सर। हाँ सर आ जाओ सर, आ जाओ सर। आपको बहुत अमेजिंग चीज दिखाता हूँ सर, आपको देखो सर। देखो ये बच्चे ना ये कहते हैं कि हमारे टीचर पढ़ाते नहीं है। देखो आपको अमेजिंग चीज दिखाऊं, लगाओ सर, लगाओ बोर्ड पर। सर ये कॉपी हमने एक बार डिस्कस किया था हाँ, इसके ऊपर, तो मैं ना सर को भेजता रहता हूँ। ये देखो सर, ये लिखा हुआ है सेल्फ रिटर्न फ्रॉम एनसीईआरटी 12 ह्यूमन ज्योग्राफी पेज नंबर 82। सर ये हटा दो, इसको हटा दो, दूसरा पेज है। एक मिनट रुक जाओ बस। सर 2 फरवरी इसी साल ये पेपर हुआ आरएएस का, और आरएएस का जो पेपर हुआ ना सर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया, कौन सुमेलित नहीं है, इधर दिया है परमाणु प्लांट, है ना सर। इसमें कैगा तमिलनाडु, नरोरा यूपी, कल्पक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात। और जो हमने अपने जो पिछला डिस्कशन था उसमें जो करवाया था उसका स्क्रीनशॉट सर यहाँ पे लगा रखा है। इसमें प्रश्न आया कौन सुमेलित नहीं है सर, डिट्टो ऑप्शन है सर इसमें। फिर वो केस कर देगा सर। कैगा तमिलनाडु, फिर वो केस कर देगा सर। इसका आंसर हमने क्या सर, देखो
सर इसमें देखो आंसर क्या लगाया सर, मैंने एकदम बी, सही है। कहेगा। आंसर में लगाया सर, मैंने कहेगा तमिलनाडु लगाया सर, आंसर ये है कहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। 3 ऑप्शंस इसमें मिल रहे हैं एज इट, मैंने कल भी कहा था आपको सर, एविडेंस मेरे, मैंने मेहनत करी है और फिर पता है बीपीएससी कहता है कि सर लीक करते हैं, क्या करें बताओ। अगला है सब यहाँ पे। हमारी फिर- तो गलती नहीं है, बताओ। फिर एक इतना रिसर्च है हमारे पास में चीजों पर सर, इतना रिसर्च है, बताओ। फिर पढ़ा कहते पढ़ा हैं के कि हम लीक लोग कर बुढ़ा दो। हो गए लोग सर। सर क्या करें बताओ। तो अब इतना हूबहू लड़ेगा तो उसके बाद कहेगा सर कि क्या मेहनत कर रहे हैं लोग, और सर मैंने- तैयार करना है, आएगा ही, डायरेक्ट आएगा, आता है, सब एग्जाम में आता है। समझ में आया कि नहीं आ गया सर मैं तो इसलिए नहीं बताता हूँ कि मुझे नहीं उठा ले जाएं फिर, है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन सर मैं इसलिए सच में चर्चा नहीं कर सर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा। पेपर उठाओ, जब भी पेपर उठाओ 5-4 क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही मिल जाते हैं जो लगभग डिट्टो मिलते हैं, लगभग। तो- यूपीएससी के भी क्वेश्चन इसमें से 3-4 मिले थे अभी, है ना? तो तो अच्छा सर, और ये ना उठा, कई लोग जो होते हैं ना कि केस करने की बात एक होता है ना, स्वतः होता है तो समझ में आता है। कोचिंग वाला कह रहा है सब कोचिंग वाला ये इनके यहाँ से लड़ गया, अरे तुम डूब मत, तुम्हारे यहाँ से नहीं लड़ा पढ़ा क्यों रहा है तुम, नहीं समझे? तो खैर अब चलते रहेगा, आप लोग तो समझदार हो। हाँ? थैंक यू सर। ठीक है सर। बैटरी चेंज कर देना, खत्म ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नहीं बना, टाइम नहीं मिला। अच्छा ठीक है, तो हम टाइम देते हैं, तुम लोग बनाओ। टाइम ओवर। माना नहीं ना, किया टाइम दिया ना। इसमें क्या करना है जी? मिलाना। 18 नंबर बनाए आप लोग। कौन सा ऑप्शन है? बी। तुम लोग आधा गलते बताता है लोग। क्षमा। देखो आर्टिकल 72 में चर्चा किया गया है राष्ट्रपति के क्षमादान की, जिसमें गृह मंत्रालय की स्वीकृति जरूरी है। गृह मंत्रालय कहेगा तो ही क्षमा होगा। ये 5 प्रकार का होता है। अगर क्षमा करेगा तो किसी भी तरह के दोष को कंप्लीट माफ कर देगा। तो क्षमा का मतलब होता है किसी भी प्रकार के दोष को कंप्लीट माफ कर देगा। दोषी को सभी सजाओं या अयोग्यता से मुक्त कर देना सही है यार। समझ में आ गया? सब चीज से मुक्त कर दे तो क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। तो सही है, 1 नंबर सही हो गया। करना क्या है? सब में मिलाना है। लघुकरण, इसमें क्या करना है? सजा के प्ररूप को कम कर देता है। इसमें सजा के क्या करता है? रूप को कम करता है। किसे कम करेगा? रूप को। और इसमें परिहार में क्या करेगा? अवधि को कम करेगा। ये फांसी पे नहीं लगता है, परिहार फांसी पे नहीं लगता। देखो इसमें क्या करेगा? रूप बदलेगा। जैसे कठोर सजा को, जैसे मान के चलिए 10 साल कठोर है। कैसा है? कठोर। 10 साल कठोर को ये क्या करेगा? 10 साल। देखो क्या चेंज किया है? रूप। टाइमिंग चेंज किया है? नहीं। कठोर सजा में बड़ी काम करवाता है सब। कठोर सजा में क्या करेगा? काम करवाएगा। मसाला पिसवा देगा, जाता दे देगा, मसाला पीसते रहो। यहाँ पे बहुत सारा मसाला। होली आएगा तो रंग बनवाएगा। नारियल दे देगा, उसे तेल निकलवाएगा। चना दे देगा, चना का सत्तू भी देगा। यहाँ आप लोग पीजिएगा। हाँ जेल में, यहाँ पे नहीं गई वो लोग ना। जाओगी तुम? वो तो बाद में जाएगी, अभी नीला ड्राम खरीदेगी वो। तो बताओ इसमें क्या हुआ? कठोर सजा को साधारण बदले, अवधि नहीं चेंज किया। यहाँ परिहार में क्या होता है? ये तो सही है, पर दंड की अवधि चेंज कर देता है। क्या करता है? अवधि चेंज करेगा। जैसे 10 साल कठोर था, 5 साल कठोर करेगा। अब बताओ ये 5 साल कठोर करेगा। इसमें ना नेचर चेंज नहीं किया। ये फांसी पे लग ही नहीं सकता है। ऐसा थोड़ी होगा आधा घंटा की जगह 10 मिनट फांसी। अरे भाई तो जाएगा ही जाएगा वो। आधा घंटा लटकाओ या 10 मिनट जाओ, तुरंत चल जाता है वहां पे। रीजन क्या है ना कि गर्दन पे एक ही बार आपका वजन मान के चलिए 70-80 kg का है, अचानक लटकिएगा तो गर्दन 70-80 kg का वेट थोड़ी झेल पाएगा। हम लोग जब किसी का गर्दन दबाते हैं तो मुश्किल से 10 kg का बल लगाते हैं, 5 kg का बल लगाते हैं। इससे ज्यादा का बल थोड़े लगाते हैं। 20 kg में तो आंख फेंक देता है बाहर। नहीं समझे? और वो कहां से बचने वाला है? ये भी तो सही है। विराम, ये रोक लगा दिया। विराम क्या कहता है? रोक लगा दिया। अगर सजा देना नहीं देना ये सब करना है तो क्या लगा रहे हो? विशेष परिस्थिति में मूल रूप से दी गई सजा को क्या कर देना है? कम कर देना या रोक लगा देता है। इसी को क्या कहते हैं? विराम। विराम, रोक लगा देना। कौन सा हो जाएगा? ए। इसमें कम करने के कारण भी होता है स्वास्थ्य कारणों से अदर, या कोई एक कारण ऐसा होता है। देखना परिहार कभी भी फांसी पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि परिहार में क्या होना है? नेचर चेंज नहीं करते। अब जब नेचर चेंज न करके टाइम चेंज कीजिएगा तो मरिए जाएगा वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन सी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है यदि उसे राज्य स्तर का दल कम से कम 4 राज्यों में, 4 राज्यों में अगर आपको राज्य का दर्जा मिल गया ना तो आप क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय दल। तो कौन सा दल? राष्ट्रीय दल। कौन सा दल?
लेकिन 4 राज्य में क्षेत्रीय दल तो मिलना चाहिए ना। तो 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल, यानी क्षेत्रीय दल के लिए क्या होना चाहिए, तो उस राज्य में डाले गए वोट का 8%, कितना, राज्य में डाले गए वोट का 8% मिल गया तो आपको क्या मिल गया, क्षेत्रीय दल। और इसे 4 जगह क्षेत्रीय दल मिल गया तो राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल जैसे बन जाएंगे, दिल्ली के वीआईपी एरिया में आपको जमीन अलॉट करेगी सरकार, यहां आप अपनी राजनीतिक पार्टी बनाइए, जहां की जमीन की कीमत कम से कम, समझिएगा ना, जितना बड़ा में एक राजनीतिक दल को जमीन अलॉट होता है अपना राजनीतिक दल बनाने के लिए, अगर उतना जमीन खरीदा जाए तो कम से कम 100 करोड़ की जमीन आएगी, वो 100 करोड़ की जमीन आएगी, उतना का उसको जमीन क्या हो जाता है, अलॉट। बहुत वीआईपी एरिया होता है नेता सबका, पटना में ही जाके देखिएगा ना, जो उधर नेताजी इधर रहते हैं, सब प्रदूषण है नहीं है उधर, थोड़ा भी इतना वीआईपी लगता है जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे, तब वो बीमार पड़ जाता है। चिड़ियाघर के अंदर वही रहता है, चिड़ियाघर के अंदर नेता थोड़ी रहता है जी, हाँ उसी साइड में रहता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, बिहार वाला बी 4। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही अधिकार प्राप्त है। देखो हमारे यहाँ मूल अधिकार भाग संख्या कितने में है, 3। कितने प्रकार के मूल अधिकार, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6। देखो 7 लिखे तो 7 लिख दिया। कहाँ से लाया गया है, यूएस से। कहाँ से लाया गया है, यूएसए से। मूल अधिकार भाग संख्या कितने में है, भाग संख्या 3 में। कुछ से कुछ बोलेगी सब, 6, 3। देखो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, इसमें कुछ ऐसे मूल अधिकार है जो केवल हम ही को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 हो गया। आगे बढ़े, 15, 16, 19, 29, 30। अब बताओ, इसमें कह रहा है कि वो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 29, 30। ऑप्शन ए कर रहा है विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14, ये सबको प्राप्त है भाई, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। धर्म, मूल, जाति, जन्म, 15, ये केवल किसको प्राप्त है, भारतीयों को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, सबको प्राप्त है। गिरफ्तारी से संरक्षण 22, किसको प्राप्त है, सबको प्राप्त। हमें कौन सा है, 15, 16, 19, 29, 30, तो इसमें कौन सा होगा, बी, ये केवल हमें प्राप्त है। देखिए विदेशियों के साथ बिना जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर भी नहीं होता है, लिंग के आधार पर भी नहीं होता है। होता है किस आधार पर, जन्म स्थान। जन्म स्थान विदेशी को हम लोग थोड़ी सुविधा देंगे, लोग यहाँ तांडव कर देगा। अभी देखें कश्मीर में क्या किया है, सब बहुत गलत किया है सब कश्मीर में। और इसका इलाज सर्जिकल स्ट्राइक से ठीक नहीं होगा, सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं सही होगा, इसका एकदम जड़ से अंत करना पड़ेगा, जड़ से एकदम। अगला देखिए, सूची 1 को किससे मिलेगी, सूची 2 से। मान्यता प्राप्त भाषाएं, 8वीं अनुसूची में भाषा है। दल बदल 10। राज्य एवं संघ एवं राज्य क्षेत्र पहला, संघ और राज्य क्षेत्र पहला, संघ और राज्य क्षेत्र पहला। राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट 4। अनुसूचित जाति जनजाति 5, अनुसूचित जाति एवं जनजाति 5। पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है। अनुसूची 1 राज्यों का संघ, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा, 5 में SC ST, 6 में पूर्वोत्तर राज्य, 7 में शक्ति का विभाजन, 8 में भाषा, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका। कौन सा आर्टिकल होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में आता है ऐसे ही, भले कोई कितना चिल्लाए लेकिन तुम लोग पढ़ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पहले देखो, अब बेशर्मी की हद देखो, मतलब क्वेश्चन अच्छा से पढ़ा दिया तो कोई सवाल पूछता है अच्छा से क्या पढ़ा है, इसका मतलब वो बैला अपना ठीक से नहीं पढ़ा रहा है। आगे बढ़े, अगला देखिए, 1957 में किस समिति के ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश की, बलवंत राय मेहता 1957 में गठित हुई थी और 1959 में अपने रिपोर्ट दी थी। 1959 में क्या दिया था, रिपोर्ट दिया था। 1959 में रिपोर्ट दिया था और इसी आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ। हाँ, इसमें 3 अक्षर है, 1, 2, 3, तो बलवंत राय मेहता कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय। कितने स्तरीय, 3 स्तरीय। 3 स्तरीय पंचायत की कैसे दिखाता है जो स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायत कहाँ कहाँ पे होता है, एक जिला लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे और एक गांव लेवल पे। एक कहाँ पे, गांव लेवल पे। गांव लेवल पे क्या होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत। और ब्लॉक लेवल पे समिति, और जिला लेवल पे जिला परिषद, जिला लेवल पर जिला परिषद। जिला परिषद धन का आवंटन करता है और वो पंचायत समिति को देता है, पंचायत समिति पंचायत को देता है। पंचायत को जो कुछ मांगना होता है कहाँ बोलती है, समिति को। समिति इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करती है, इसी को ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक में होते हैं सब यहाँ पे। जबकि अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 2 स्तरीय के लिए। अशोक मेहता में कितना अक्षर है, 2। ये 1977 में गठित हुई थी, इसे सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। आगे बढ़े, सुमेलित कीजिए। श्रीगुप्त को क्या कहा जाता है, महाराज। श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक श्री, महाराज की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि, महाराज की उपाधि।
कौन सा है जी? अगला को चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज, चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज, समुद्रगुप्त कविराज, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसी को देवगुप्त कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? देवगुप्त। चंद्रगुप्त देवगुप्त, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को एक और उपाधि थी विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की भी उपाधि थी। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं और धरणी बंद कहते हैं, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी के बारे में कहा जाता है इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं, इसका ननिहाल लिच्छवी में था, इसे धरणी बंद भी कहते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था, इसने हुंडों का अंत कर दिया, जिस वजह से इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया तथा चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न विद्वान रहते थे, इससे सबसे प्रमुख थे कालिदास। कौन थे? कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वास्को डी गामा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 1498 में कालीकट में आया, ठीक है। भारत में 3 बार आया, इसकी मृत्यु भारत में हुई। इस समय दिल्ली का शासक बहलोल लोदी था। 1498 में बहलोल लोदी था। हाँ, बहलोल लोदी कहाँ था? सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी का शासनकाल आने लगा था। समझ में आ गया कि नहीं आया? कौन सा गलत है? डी। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सहायक संधि वेलेजिली, सहायक संधि वेलेजिली, सहायक संधि वेलेजिली। हालांकि सहायक संधि का जनक डुप्ले को कहते हैं। सहायक संधि का जनक किसे कहेंगे? डुप्ले को। लेकिन प्रारंभ कौन किया था? वेलेजिली। वेलेजिली सहायक संधि में कहता था कि हम आपकी सहायता करेंगे, हमारी सेना के 2 बटालियन को अपने यहाँ रख लीजिए और सैलरी भी आप ही दीजिएगा उसका। समझ आ गया कि नहीं? सैलरी भी क्या करना है? आप ही को देना है। और जब हमला करना होता तो उसी से हमला भी करा देता था। घेरो नीति, घेरे नीति मतलब वो वारेन हेस्टिंग्स। घेर नीति किसका है? वारेन। राज्य हड़प नीति दलहौजी। जमींदारी कर्नवालिस, कर्नवालिस। कौन सा? जो भी होगा, BCD जो भी लगा लीजिए, लगा लेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार गठन हुई थी, ठीक है। अंतरिम सरकार गठन हुई थी, यह तब तक रही थी जब तक हमारा संविधान बनके लागू नहीं हुआ। हमारा संविधान बना 1950 में, तो अंतरिम सरकार शासन किया था 1947 से लेकर 1950 तक, 1947 से लेकर 1950 तक। इस समय तक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट के पास सारी शक्तियां नहीं थी। इसी गवर्नमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, इसी गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब सोचिए इसके प्रधानमंत्री की क्षमता क्या थी, जो उसने सेनापति को आदेश दिया तो सेनापति कश्मीर में जाने से मना कर दिया। जनरल बूचर कहा कि जब तक हरि सिंह लिख के नहीं देंगे हम सेना नहीं भेजेंगे। तो ये तो पावर था यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? और कुछ लोग इसी में कहते हैं कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे भैया, वहां प्रधानमंत्री का सुन कौन रहा था? प्रधानमंत्री होना चाहिए तो 1951 का जो चुनाव हुआ था उसमें, और इसमें सरदार पटेल की मृत्यु हो गई 1950 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी सारा लड़ाई किसका है? प्रोविजनल वाले का। प्रोविजनल वाले, प्रोविजनल में तो थे ही भैया वो गृह मंत्री। प्रधानमंत्री के बाद कौन होता है? गृह मंत्री। और कौन सा दोनों में ज्यादा डिफरेंस होता है? आज देखिएगा, अमित शाह ज्यादा काम करते हैं कि नरेंद्र मोदी? अमित शाह वो तो विदेशे दौरा पे रहते हैं, ज्यादातर कौन संभालते हैं? अमित शाह। एकदम खतरनाक डिजाइन से। नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं अमित शाह पे। इतना बड़ा विधेयक पास हुआ वक्फ बोर्ड, अमित शाह को हैंडओवर करके अपने चल गए थाईलैंड के दौरा पे। सोचिए कितना मतलब वो देश में इतना बड़ा मुद्दा था। अब देखे थे कि ये मोटा भाई संभाल लेगा, चलते हैं यहाँ पे। इतना मतलब आपको जोड़ी, करण अर्जुन की वाली जोड़ी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, जय वीरू। हाँ वही जय वीरू जो कहिए। दोनों लोग में बहुत जमता है, बहुत जमता है दोनों लोग में, समझे? सरदार, अरे भैया, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, गृह एवं सूचना, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा। लेकिन जब 1951 में चुनाव हुआ तो उस समय शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। कौन सा हो गया? सी होगा कि डी होगा? जो भी लगाना है लगा देंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। देखिए, जब कभी ऐसे 4 ठो मिलाने वाला हो ना, तो हो सकता है कि आपको 2 या 3 पता हो, 4 पता ना हो। तो जो पता रहता है उसे पहले लगाया कीजिए। झांसी से लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, यहाँ तक तो याद है। कानपुर से नहीं याद है तो छोड़िए। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह, और कानपुर से अजीमुल्ला, कानपुर से अजीमुल्ला। ले तो ऐसा ना मिला है कि पता नहीं चल रहा है कौन किससे मिला।
ठीक है। बाकी अब लगा लेंगे आप लोग, यही मेन टू को डिस्टर्ब कर रहा था। बाकी झांसी की रानी का तो पता ही होगा। तुम लोग नेत्र दान कर दो अपना। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया? 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। देखिए गुजरात में एक जगह है खेड़ा सत्याग्रह था। वहां किसानों के ऊपर टैक्स लगाया गया था, किसान दे ही रहे थे। बट एक्चुअल में हुआ क्या था, खेड़ा सत्याग्रह के समय बहुत सारे जो किसान थे खेड़ा सत्याग्रह के समय, वो किसान जो थे सब वो अपना टैक्स दे रहे थे सर, लेकिन अचानक से अकाल पड़ गया तो सारी फसल खराब हो गई। अब फसल खराब हो गई तो किसानों की मदद करनी चाहिए, उल्टा टैक्स ले रहा था। तो इसके लिए किसानों ने कहा कि तो गलत हो रहा है। तो अंग्रेज कहा कि हम तो तुम्हारे ऊपर कब्जा किए हैं, इससे बड़ा गलत चीज क्या हो सकता है, गलत हो रहा है, हमको मतलब नहीं, हमको चाहिए वापस। तो आगे बैठ गए कौन? महात्मा गांधी। तो अंग्रेजों ने कहा गांधी क्या कर लेंगे, तो महात्मा गांधी वकालत करके आए थे, बैरिस्टर थे। और उसमें एक्ट में था आपका रेवेन्यू एक्ट में, कि रेवेन्यू एक्ट में था कि उसमें लिखा गया था यदि अकाल पड़े या एक्ट ऑफ गॉड यानी नेचुरल कोई दिक्कत आ जाए और उससे फसल बर्बाद होती है तो उसमें टैक्स क्या हो जाएगा, छूट दिया जाएगा। गांधी जी यही पकड़ के केस कर दिए, वकील थे, जीत गए और उसके अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा था। गंभीर सूखा फसलों को बर्बाद से निपटाने के लिए बफर स्टॉक नहीं जी। यद्यपि राजस्व संहिता में यह प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व में कटौती की जाएगी, प्राधिकारी इस क्रियान्वयन में नहीं कर रहे थे, यही वाला सही है। जिस कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और खेड़ा सत्याग्रह सफल हुआ 1918। ऑप्शन नंबर बी। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बाबर के बारे में विचार कीजिए। कुषाण के बाद ये पहला शासक था जिसने काबुल कंधार पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। सही है, ये आईवे किया था काबुल से। इसका सबसे पसंदीदा शहर काबुल था। मरने के बाद भी कहा था कि मेरी लाश को काबुल में दफना दिया जाए, जब तक उससे पहले उसकी लाश को आगरा में दफनाया जा चुका था। इस्लामिक धर्म के हिसाब से हमको नहीं लगता है कि इस्लाम में कब्र बदलने की परंपरा है, लेकिन बाबर की कब्र बदला गया था, आगरा से खोद के और उसको काबुल में ले जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसे कोई परंपरा होगी यहाँ पर। अगर ऐसा कोई दूसरा शासक कर दे तो अभी आग लगा देगा। कब्र चेंज कर दिया, पसंद नहीं आया था, एक्सचेंज ऑफ ग्रेवयार्ड, बवाले हो जाएंगे यहाँ। आगे बढ़े। इसने सड़क को मापने के लिए गजे बाबरी बनाया था। ठीक है, गजे बाबरी बनाया था, दोनों सही है। गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी ने बनाया था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अमीर खुसरो ने किया, गलत है। अनुवाद इसे किया था अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब्दुल रहीम खाने खाना, और उसी के नाम था बाबरनामा। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, और एक हो गया इधर बाबर नामा, बाबर नामा। तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है? स्वयं बाबर ने लिखा है। किसने लिखा है? बाबर ने लिखा। किस भाषा में? तुर्क भाषा में लिखा है। और बाबर नामा किसने लिखा? अब्दुल रहीम। किसने लिखा है? अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम। अरे खाने खाना तो उपाधि है उसे, अब्दुल रहीम। किस भाषा में? फारसी। किसमें? फारसी में, फारसी भाषा में लिखा। इसमें कौन सा? एक और दो, एक और दो। कनिष्क तो बहुत खतरनाक शासक था। चौथी बहुत संगीति किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। आगे बढ़े। बाबर अपने जीवन में कभी आराम से नहीं रह सका, उसका जीवन सबसे कष्टमय था बाबर का। 13 साल की उम्र में उसे राजा बनना पड़ा। उसके रिश्तेदार सब उसे भगा दिए सब। तो समरकंद जीतने गया, तो समरकंद जीतने गया ना, तो फरगाना हार गया। तो फिर फरगाना वापस आया ना, तो समरकंद हार गया। कहाँ जाएंगे? फिर काबुल जीतने गया, तो काबुल पे नियंत्रण पड़ा है। तब तक भारत में सोचा कि काबुल पे तो मार के भगेबे करेगा सब, तो भारत आते हैं। भारत आया, पानीपत की लड़ाई जीतने, तो पता चला काबुल में विद्रोह हो गया। कहा कि तो अब हम जाएंगे कहाँ, हम कहाँ जाएंगे? तब यहाँ पे विद्रोह हो गया राणा सांगा से कि वापस जाओ। तो युद्ध किया कि भैया हम वापस ना जा पाएंगे, हमारा समरकंद चल गया, फरगाना चल गया, काबुल चल गया, यहाँ रहे तो भाई प्लीज। कहना प्लीज प्लीज कुछ नहीं, जाना पड़ेगा। तो कहा कि भाई वहाँ जाके मरो चाहे यहाँ मरो, हमको तो दोनों हाथ में मरना ही है, तो लड़ेंगे। और राणा सांगा के साथ पानीपत के खानवा की लड़ाई में लगभग बाबर हार गया था, लगभग बाबर हार गया था। शाम तक की लड़ाई में राणा सांगा, क्योंकि रेगिस्तान में लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था, कहा था कि ये धर्म युद्ध है, आज लड़ लो नहीं तो घरे जाके मरेबे करोगे लोग। और उसके सैनिक भी इसीलिए लड़ियो रहते थे कि मेरा है कौन चीज। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, सबसे खतरनाक हो जाता है। और उसी समय बाबर ने कहा था कि मैं शराब मदिरा छोड़ दूंगा यहाँ पर। और उसके बाद शराब मदिरा पता नहीं छोड़ा कि नहीं छोड़ा है, कौन जान रहा है, पी के उलट गया है।
आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान जानते हैं किसका है? डायरेक्ट है आपका इसमें इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स, निगम कर। कौन सा? निगम कर और आयकर। निगम कर और आयकर, ये दो सबसे बड़ा योगदान है। 15-15% योगदान देता है, लगभग 30% अकेले यही दे देता है, आयकर और कारपोरेट टैक्स। आयकर में क्या है ना, इस बार आयकर थोड़ा कम हो जाएगा, इस बार निगम कर ज्यादा बढ़ जाएगा। 15 ये देता है, 15 ये देता है, अकेले दो को मिलकर कितना हो गया? 30। 15-15 कितना हो गया? 30। अब 35% इनकम हम लोग लोन लेके आते हैं तो कितना हो गया? 65। वैसे ही सबसे बड़ा हो गया सब ये। तो ये निगम कर, इस बार आयकर थोड़ा कम होगा, इनकम टैक्स थोड़ा कम होगा। रीजन क्या है? 12 लाख तक हमको इनकम टैक्स नहीं देना है। और हमारे देश की ना जैसे ना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत खराब है। देखिए होता क्या है ना, बहुत बड़ा देश है तो कोई रिस्क जल्दी लेना नहीं चाहता, और जब भी किसी ने लिया भी है ना तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया। जैसे नोटबंदी हुआ था, एक तो नोटबंदी आनंद फानंद में हुआ, यहाँ पे ऐसे हो गए, ये हो गया होगा, दिक्कतें हो गया यहाँ पे। बाद नोटबंदी हुआ तो 2000 का नोट। नोटबंदी सच में अगर कारगर करना है, काला धन रोकना है तो 500 का नोट गायब कर दीजिए, केवल 100-200 का चलाइए। उससे ज्यादा करना है तो ऑनलाइन पेमेंट, जहां ऑनलाइन पेमेंट करेंगे सारा हिसाब किताब आ जाएगा। और कोई करप्शन करता है तो उसके घर देखना 500 वाला नोटवा पकड़ाता है, और जब 1000 वाला था ना तो 21,000 वाला पकड़ाता था, और जब 2000 था ना तो 2000। करप्शन ऑलवेज ऑन द हायर वैल्यू, हमेशा कभी 20 रुपया के लिए करप्शन नहीं होगा। तो अगर हम लोग बड़े नोट गायब कर दे कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर लो, और छोटा चालू रखें, क्योंकि छोटे मोटे चीजों के लिए जो इंसान बैंकिंग नहीं चलाता है, क्यूआर नहीं जानता है, यूपीआई नहीं जानता है, तो जो नहीं जानता है तो बड़ा इनकम भी नहीं करता है, छोटा ही इनकम करता है। छोटा मोटा दुकान लगाएगा, रेडी लगाएगा, तो उसके लिए 100-200 वाला इनफ है कि नहीं? उसके पास कौन सा काला धन है? उसको 10,000 1 लाख भी चल सकता है, इतना हो जाएगा। 100-100 का रखेंगे तो 1 लाख, लेकिन 1 लाख के करप्शन से दिक्कत थोड़ी है ना। 25 करोड़ 30 करोड़ करप्शन रखते हैं, एक कमरा भर जाएगा। 100-100 के नोट से अगर तुम 25 करोड़ रुपया रखो, एक कमरा भर जाएगा, गोदाम जेसीबी लगाना पड़ेगा। क्या है भाई, तो नोट पकड़ाया है, चलो यहाँ से। तो इस बार निगम कर बढ़ेगा। हालांकि अगर इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाए तो रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और सरकार का कलेक्शन बढ़ जाएगा। दुबई ने यही किया, कहा कि इनकम टैक्स हम लेबे नहीं करेंगे, खुल के खर्चा करो। तो जब इनकम टैक्स नहीं लेगा तो सरकार पब्लिक क्या करेगी? खर्च ज्यादा करेगी। पब्लिक क्या करेगी? खर्च ज्यादा करेगी। और जब ज्यादा खर्च करेगी तो डायरेक्ट पब्लिक से टैक्स लेने की क्या जरूरत है? खर्च करेगी तो क्या करेगी? सिनेमा देखेगी, वहां टैक्स ले लो। गाड़ी खरीदेगी, वहां टैक्स ले लो। पैसा ज्यादा, 3 गो मोबाइल रखेगा, वहां टैक्स ले लो। कपड़ा ज्यादा खरीदेगा, वहां ले लो। अभी टैक्स से लेके मार देते हैं उसको, बेचारा टेंशन में चल जाता है। कोई 100 करोड़ रुपया कमाएगा ना, 100 करोड़ रुपया, तो इंडिया में उसके पास 45 करोड़ भी नहीं बच पाएगा। सोचो उसको कितना लहरता होगा कि भारत में इंसान कोई 100 करोड़ कमा रहा है ना, तो उसके पास अगर 40 रुपया बच जाता है तो उसको खुश होता है। वो 40% बच जाता है, मतलब 100 करोड़ कमाएगा ना तो 40 करोड़ बचा पाएगा। इतना उसको लहरता होगा, परपरा के लहरता होगा भयानक उसको। तो प्रत्यक्ष कर से अप्रत्यक्ष में भी निगम और आयकर। अगला, जब औद्योगिक प्रक्रिया के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार होते हैं तो उसे क्या करते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। बड़ी खतरनाक होता है, पूरी मशीन शिफ्ट हो जाती है तो क्या होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। पूरा ढांचागत या संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रचंड बेरोजगारी तो मौसम में होता है। किसमें होता है? मौसम में होता है प्रचंड बेरोजगारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मौसम में, जैसे खरमास का मौसम चलता है ना तो शादी ब्याह नहीं होती है, तो लोग ब्याह शादी से रिलेटेड टेंट तंबू समियाना वाला बेरोजगार हो जाता है। तो कौन सा हो रहा है? प्रचंड बेरोजगारी। वही हो गया मौसमी बेरोजगारी। अरे प्रचंड को छिपी कहते हैं जी, प्रचंड को छिपी, गलती बोल दी है, ये है मौसमी। इसे क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी। ये अब गलत बोल दिए थे, ये है प्रचंड बेरोजगारी। इसे क्या कहेंगे? छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी किसे कहा जाता है? जब जरूरत से ज्यादा मजदूर लगा देते हैं तो उसी क्या कहेंगे? छिपी बेरोजगारी। जरूरत से ज्यादा मजदूर लगे रहे तो क्या कहेंगे? छिपी बेरोजगारी। कृषि में कौन सी होती है? छिपी बेरोजगारी। कृषि में ये दोनों पाया जाता है। चक्रीय बेरोजगारी, एक से लेकर जब सारा चीज चौपट हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? चक्रीय बेरोजगारी। किसी देश का व्यापार घाटा क्या होता है? ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड डिफिसिट किसके साथ है? चाइना के साथ है जी, $100 बिलियन का। कितने बिलियन डॉलर का? 100। आयात माइनस निर्यात, आयात माइनस निर्यात, इसी क्या कहते हैं? ट्रेड डिफिसिट। अब मान के चलिए आपका आयात ज्यादा है, आयात क्या है? ज्यादा है, और निर्यात क्या है? कम है। निर्यात क्या है? कम है, तो आपको घाटा लगेगा ही लगेगा। चाइना के साथ देखिए, हम लोग का आयात है $113 बिलियन का, और $14 बिलियन हम बेचिए पाते हैं। सोचिए लगभग डिफरेंस कितने का है? $100 बिलियन का। $100 बिलियन
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम बेच ही नहीं पाते हैं चाइना को और ना बेच पाएंगे चाइना को। चाइना ओपनली कहता है आओ हमारे यहाँ बेचो, लेकिन हमारे यहाँ कोई है ये नहीं बेच पाए वहाँ पे। और चाइना के इंजीनियर से लेके A to Z सब ने बहुत ईमानदारी से काम किया है। दे रियली लव देयर कंट्री। वो बहुत, हमारे यहाँ जब तक कोई कांड नहीं होगा तब तक हम लोग जगेंगे नहीं। अभी तक हम सब सोए थे लोग यहाँ पे। जब कश्मीर का कांड हुआ हमारी IB क्या कर रही थी, रॉ वाले क्या कर रहे थे, इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अभी पाकिस्तान में बलूचिस्तान में घटना हुआ है, अभी तो कम से कम क्या रहना चाहिए, एक्टिवेट रहना चाहिए। और अभी हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक और इसलिए का प्लान कर रहे हैं। ये तो हो गया कि कहीं कहीं कट गया उस पर मरहम लगाना, परमानेंट इलाज कीजिए। कैंसर को हैंडी प्लस से नहीं ठीक किया जा सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा नाव है जिसमें छेद हो चुका है, समझ में आ गया कि नहीं? और लोग उसे साबुन से भरने की कोशिश कर रहे हैं, गल जाएगा और फिर डूबेगा। उससे अच्छा इसको चौपट करना चाहिए। बताओ इसमें कौन सा होगा? आयात बढ़ जाए और निर्यात घट जाए। हम चाइना को कुछ बेच ही नहीं पाते। हमारे यहाँ ऐसा मोबाइल है, हाँ, वस्तु एवं सेवा का आयात, हाँ दोनों होगा। वेरी गुड, दोनों, वस्तु भी हो सकता है सेवा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। हाँ नहीं, ज्यादा ऑप्शन सी सही है कि उसमें वस्तु के साथ साथ सेवा भी है ना। वस्तु के साथ साथ क्या है? सेवा। हम आप लोग को कोई सामान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सेवा। सामान के नाम पे एगो पेपर दिए हैं, वो देखो PDF, लेकिन उस PDF की वैल्यू नहीं है जब तक क्लास नहीं करेंगे। तो क्या है? सेवा। डॉक्टर भी जाइएगा तो डॉक्टर ना कुछ सामान भी देता है और कुछ सेवा भी देता है। जैसे जो दवा दिया वो क्या है? वस्तु। हैंडी प्लस 60 दिया, वस्तु। मलहम पट्टी 60 दिया, वस्तु। उसका पैसा अलग लेता है, देखना ऑपरेशन करेगा ना तो कहेगा भाई सब खरीद के लाइए, उसका अलग लेगा। बेड और चार्ज अलग ले लेगा, उसके बाद कहेगा 25,000 डॉक्टर साहब का। कहेंगे कौन चीज? तो कहा उस सेवा। ऐसे चीर फाड़ किए हैं ना, चीरे हैं ऐसे, ठीक से चीरे हैं, नहीं तो इन्हें उन्हें चीर देता तब। तो डॉक्टर आपका 2 तरह का बिल लेता है, इसीलिए गुड्स एंड सर्विस, GST लेता है। गुड्स भी लिया, सर्विस भी लिया। दवा, मलहम पट्टी, बेड, खाना पीना जो दिया वो सब क्या है? वस्तु। और उसके बाद वो अपना फीस लेता है, सेवा। तो दोनों दे के आते हैं कि नहीं देते आते हैं? बस यहाँ भी दोनों देते हैं आप लोग। किताब भी लेते हैं, वस्तु, और उसके बाद उसको पढ़ाते भी हैं लोग, सेवा। वस्तु एवं सेवा। भारत में सिक्का जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्का जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय का है। यहाँ पे कहाँ कहाँ जारी होता है? मुंबई जारी होता है, हैदराबाद जारी होता है, सबसे पुराना कोलकाता होता है, और एक तो नोएडा होता है। नोएडा होता है भारत में। यहाँ सिक्के जारी किए जाते हैं, सिक्के, मिंट बोलते हैं सिक्का को। जहाँ सिक्का छपता है वहीं पे पद्म श्री, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ये सब भी पुरस्कार भी वहीं छपता है वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत क्या आता है? सोना को विदेशी मुद्रा भंडार की तरह यूज किया जा सकता है। अगर किसी विदेशी मुद्रा है तो वैसे भी होगा, और SDR भी हो जाएगा। SDR को कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इसे गोल्डन, इसे स्वर्णिम मुद्रा भी कहा जाता है। पेपर गोल्ड, इसे क्या कहेंगे? पेपर गोल्ड कहते हैं। SDR में कौन कौन आता है? डॉलर आता है, येन आता है, पाउंड आता है, यूरो आता है, और चाइना का क्या आता है? रिम्बिंग। रेमबिंग। चाइना का कौन आएगा? रेमबिन। चाइना का चाइनीज मुद्रा रेमबिंग। ये पांचों क्या कहते हैं? SDR। इसी में आप विदेशी व्यापार कर सकते हैं। SDR स्पेशल ड्राइविंग राइट, SDR। चाइना का रेमबिंग होता है उसका मुद्रा। आगे बढ़े। अगला, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका का ऊर्जागिरी कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन के मदद से क्रेब साइकिल चलता है, और इस क्रेब साइकिल के मदद से 38 ATP का निर्माण होता है, और 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज बना लेते हैं। एक ग्लूकोज बना लेते हैं, और इस एक ग्लूकोज से हमें लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जागिरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 38 ATP बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP को बोलते हैं। क्रेब साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हम जो सांस लेते हैं फेफड़ा के बाद कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन ले जाता है? ब्लड। ब्लड में कौन? हीमोग्लोबिन। ब्लड में कौन? हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऊर्जा बनेगी नहीं। महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम रहता है, इसलिए ऊर्जा उतना नहीं बनता है। समझ में कि नहीं क्या? हाँ, एनर्जेटिक तो सब रहते हैं। यहाँ पे झगड़ा होने दो ना, अभी देखो कोई। अच्छा, झगड़ा के टाइम स्टोर वाला यूज करते हैं लोग, कितना ईमानदार है। आगे बढ़े। वो गया जमाना जब इंसान लाठी डंडा से लड़ाई करता था तो शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है। अब सारा गेम माइंड गेम है।
माइंड गेम में कहीं से भी चला जा सकता है, बशर्ते किसी भी माइंड को, लड़का हो या लड़की, माइंड सही जगह लगाएगा। वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत दिमाग होती है। गलत जगह लगाएंगे क्षणिक फायदा आपको होगा, लेकिन एक टाइम पे आप ही को लॉस हो जाता है। देखिएगा कहीं पे भी गलत हमेशा क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि आप छल कपट करके बहुत दूर तक नहीं जा सकते। समझ में आ गया कि नहीं? अभी देखो हम ही लोग को कितना कहता है सब कि इनके कोचिंग से लड़ गया, बहुत दूर तक जाएगा। जो लड़का बच्चा विद्यार्थी पढ़ रहा है उसको तो वो खुश है, विद्यार्थी क्या खुश है कि ये पढ़ तो हम ये से लड़ जा रहा है, यहीं से पढ़ जाए, यहाँ पे वहीं पढ़ेगा यहाँ पे। अच्छा कोई ज्यादा फीस लेते तब तो, ऐसा पढ़ाते लोग समझे में नहीं आए तब तो ऐसे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत होता है? अब बाकी दुनियादारी से हमको क्या मतलब है? आप लोग हैं ना, बस टेंशन खत्म। आप हैं तो दुनिया, आप ही लोग तो छाए हुए हैं आप हैं तो दुनिया है। गलत काम कभी नहीं करें। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। आपको पढ़ाएं 70S होता है या 80S? बैक्टीरिया वायरस में 70S। छोटे जीव जंतु एक कोशिकीय 70। पेड़ पौधा मानव बकरी घोड़ा गधा 80S। केंद्र को कोशिका का दिमाग। इसकी खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, खाली ब्राउन बोलता है इतना दम लगा के ब्राउन डरा दिया हमको। आगे देखते हैं। रक्त किस प्रकार के ऊतक होता है? रक्त कैसे होते हैं? संयोजन। वसा कैसा होता है? एपिथेलियल ऊतक। वसा कैसा होता है? एपिथेलियल ऊतक। वसा एपिथेलियल ऊतक। चोट लगने से बचाता है। चोट लगने से क्या करता है? बसा। पंजे में कौन सा वसा? पंजे में वसा, हथेली में वसा। इसलिए हथेली से मारिएगा चोट नहीं लगता है, पंजा पे भी चोट नहीं लगता। सोचिए ना, पूरा वजन, अभी हम 82 kg के, पूरा वजन पैर के नीचे का पंजा रोक के रखा है। अभी किसी का उंगली पे चढ़ जाएंगे वजनिया लेके तो चिल्लाने लगेगा यहाँ पे। हमारा खुद का वजन पैर के नीचे का कौन रोक के रखा है? पंजा का वही चमड़ा, वसा। तो वसा बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो खराबी होता है। वसा कट गया तो जल्दी जुड़ता नहीं है। इसलिए ना पुलिस जो होती है ना, पुलिस अगर भयानक मारेगी ना तो जानते क्या करेगी? ये काट देगी पंजो, यहाँ पर वसा काट देगी। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बैठने वाले जगह पे कमर पे काट देती है ब्लेड मार के, या फिर पेट पे काट देगी। बड़ी भयानक मारते हैं सब पुलिस। आप नहीं तो टांग के ऐसे, एक बार टांग के इसमें लाठी लगा के, लाठी से पब्लिक में ऐसे मारा जाता है। अंदर ले जाएगी लाठी, नहीं तो लठिया ऐसे फंसा के इसमें ऐसे लटाएगा, मच देगी ऐसे। जय इतना बाप बाप चिल्लाएगा ना वहां पे, भयानक। वसा जल्दी चोट, लेकिन वसा चोट रोकता है। वसा क्या करता है? चोट रोक देता है। जो जिम करते हैं लोग वसा को एक जगह ले आ देते हैं, उसके बाद देखेंगे WWF में मार जब होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं सब मारता है तो लगता है मुंह आ देगा ले यहाँ पे। और उसमें कभी देखे वसा विहीन व्यक्ति को जाने के लिए उसमें कोई आएगा WWF में गांधी जी टाइप का? हाँ, वहां कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? हिस्ट पुरुष यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसे भी हमारे पास भी हैं सब, अभी क्लास में भी ऐसे हैं सब, लड़का लड़की सब हैं सब यहाँ पे, फाइट लड़ने लायक यहाँ पे। WWE मार धड़ाधड़ यहाँ पे। वो कहाँ जाएगा? उठा के फेंक देंगे उसको। कौन सा पादप हार्मोन फल पकाता है? एथिलीन। एथिलीन ये ना नेचुरल फल पकाता है, एथिलीन। लेकिन अगर वही कहेगा एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन अगर कह देगा C2H2 एथिलीन, तो ये क्या करेगा? आर्टिफिशियल, कृत्रिम। आर्टिफिशियल बताता है कार्बाइड द्वारा। इसका फॉर्मूला था C2H4। C2H4 ये नेचुरल पकाता है, ये अच्छा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अच्छा होता है, समझ में आ गया? फ्लोरिजेंस फूल खिलाता है, क्या करेगा? फ्लावर। फ्लोरिजेंस फ्लावर। ऑक्सीन हार्मोन वृद्धि। ऑक्सीजन हार्मोन वृद्धि। ऑक्सीजन ये क्या मतलब बनता है? ऑक्सीजन हार्मोन ही नहीं है ऑक्सीजन तो। ऑक्सीजन हार्मोन क्या कहता है? वृद्धि। प्रकाश की ओर कौन ले जाता है? ऑक्सीजन। सूरजमुखी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन के कारण सूरजमुखी क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। सूरजमुखी मुड़ जाता है। और यही होता है जब सूरज ढकेगा तो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो कोनो भौरा हो रहा, जैसे मान के चले बैच छूट गया, अभी वो भौरा बैठल धक बंद कर देगा, वहां पे चिल्लाएगा जा। और फिर सुबह होगा तो ऑक्सीजन होगा तो ये निकल के भागेगा यहाँ पे। आगे बढ़े। ट्रेकोमा रोग आंख में होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, आंख में हो जाता है। ट्रेकोमा आंख, बैक्टीरियल डिजीज। आंख का ऊपर वाला पुतली होता है ना, इस पे पाव भर मांस जम जाता है, इतना भारी हो जाएगा, इसे आदमी उठा के देखेगा कौन है चाचा, भारी हो जाएगा यहाँ पे। ये पलकवा तो हल्का ना होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए, चल जाएगी सबकी। नहीं, सब बीमारी टाइप की लग रही है। ये कुपोषण हॉस्टल में रहती है। हाँ, प्रोटीन की कमी, खाना पीना खाओ लोग। मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, कौन सा होता है? सेरिब्रम।
कौन सा मस्तिष्क? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम बोलते हैं। 66%। कुल ब्रेन का कितना परसेंट? हमारे ब्रेन की सारी मेमोरी पावर कहाँ रहती है? सेरिब्रम में। सारा मेमोरी पावर प्रमस्तिष्क से, पूरा मेमोरी पावर इसी में। और इसी में आईक्यू रहता है। क्या रहता है? आईक्यू। आईक्यू पावर देखते हैं, किसी किसी का तेज रहेगा, फटाक से डिसीजन ले लेता है, क्या होता है क्या नहीं, तुरंत आईक्यू लगा देगा। और कोनो कोनो एकदम बहुधा रहता है, हमको क्या पता, अचानक हो गया तो उसका आईक्यू कम है। हाइपोथैलेमस जाता है, ये तो प्रेम, घृणा, भूख, प्यास सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसका कहना है एक बार में हमारा क्यों काम कराओ। मन को भूख लगा तो भूखे लगाएगा, प्यास लगेगा तो प्यासे लगाएगा। यहाँ पे किसी से दुश्मनी करेगा, दुश्मनी करेगा। आज जब किसी से किसी को प्रेम होता है ना, तो हाइपोथैलेमस 24 घंटा एक्टिव रहता है, एकदम खोया खोया रहता है। हाइपोथैलेमस कहता है भाई हमारा से क्यों काम कराओ, तो ना वो भूख लगेगा ना प्यास लगेगा। हाँ बहुत ज्यादा होता है। अरे तरीका ये कौन बोल रहा है? अरे तरीका फाटल हड़िया। बताओ इसको। आगे बढ़ते हैं। क्या जी? हाँ नहीं, हाँ वो तो पूरे ब्रेन में होता है, डोपामिन पूरे ब्रेन में होता है। ये हो गया कौन सा? कार्पोरा पेंडिकल सुनने और देखने के काम में आता है। कार्पोरा पेंडिकल सुनने और देखने में काम आता है, सुनने और देखने के काम में आता है। ये वाला डीटीपी अपलोड कर दिया करो डिस्कशन के बाद। ये जो स्क्रीन पीडीएफ रहता है ना, इसको एक्सपोर्ट करके अपलोड कर दिया करो। बाबू ये जो स्क्रीन पे लिखते हैं इसको डीपीटी बोलते हैं, पीडीएफ नहीं बोलते हैं। हाँ डीपीटी आता है जो पीपीटी। देखो अभी क्या पीपीटी लिख देते हैं लोग, डीपीटी समझा गया? तो तुम डीपीटी मांगा करो। पीडीएफ चिल्लाता, हम डांट देते थे पीडीएफ है ये। यहाँ बाद में वो कहा संजो लिख रहे हैं ना, ई वाला मांग रहे हैं। तो इसे टेलीग्राम पे डाल देना, इन लोग को भी अपलोड। हाँ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, इजी होता है टेलीग्राम पे। एप्लीकेशन पे डालेंगे, एप्लीकेशन में हैंग। अब अपने 15 मिलियन क्षमता है, 15 मिलियन डाउनलोड है एप्लीकेशन पे। पागल हो गए हम लोग। डेली सुबह उठते तो एप्लीकेशन में चेक करते हैं जिंदा है। अरे बाप रे बाप, उड़ेगा किसी दिन ये। आगे किन रुधिर वाहिनियों द्वारा हृदय से शरीर में, हृदय से शरीर, देखिए हार्ट से पूरी बॉडी की ओर ले जाता है कौन? हार्ट से बॉडी कौन ले जाता है? धमनी। अब बॉडी से वापस ले जाता है सिरा, इधर ले जाएगा धमनी, अंग्रेजी में आर्टरीज, और ये ले जाएगा सिरा, सिरा अंग्रेजी में वेन्स, वेन्स। इसका प्रेशर होता है 120, इसका होता है 80। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में? इसे सिस्टोलिक, इसे डायस्टोलिक कहता है। इसे देखिए धनी आदमी जो होता है, धनी आदमी ज्यादा साफ सुथरा होता है। तो शुद्ध धन किसमें बहता है? शुद्ध रक्त धमनी में, शुद्ध रक्त धमनी में। कैसे याद रखें? धनी आदमी थोड़ा शुद्ध रहता है। अब जहाँ गरीब आदमी एकदम बेचा मेहनत वेहनत करके एकदम अजीब हुआ रहेगा वहां पे, तो इसको याद नहीं रही धमनी। ए ग्रेड का खून आर्टरीज में, अंग्रेजी पूछेगा तो ए ग्रेड का आर्टरीज में, और बाकी जो बी ग्रेड हो गया वेन्स में। इंजेक्शन किस में दिया जाता है? वेन्स में। धमनी में कौन इंजेक्शन दे? मर जाएगा आदमी। धमनी में इंजेक्शन देंगे, सब पंचर करेंगे, मर सकता है आदमी। यहाँ पे मर जाता है आदमी अगर इधर का उधर हो गया तो। काटना पड़ जाता है यहाँ पर। अभी कई बार सुनते होंगे डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, काटना पड़ जाता है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत रिस्की चीज होता है धमनी उमनी में। अभी हम तो जल्दी उतना नॉस वोस नहीं था यहाँ पे। अभी हम थोड़ा सा बीमार पड़ गए थे, हमारा ब्रोंकाइटिस लंग्स इन्फेक्शन था, उस पर प्रोटेस्ट कर दिए, तो यहाँ वो लगा रही थी इंजेक्शन के लिए। हम कहे डॉक्टर साहब इतना रिस्क नहीं लीजिए, इधर वाले में लगा दीजिए, इधर कोनो भेटेबे नहीं करेगा धमनी, गलतियों करेंगे तो हम बच जाएंगे। डॉक्टर साहब कहें कि डेली का काम है मेरा, हम कहें कि हमको इधर ही लगा दीजिए। जो जिसका मरा है ना, उसका भी डॉक्टर का डेली का काम था। हम प्लीज मेरा इधर ही लगा दीजिए, तो इधर लगाए थे। यहाँ ना धमनी वमनी नहीं मिल, यहाँ मिलवे नहीं करता धमनी। अन्य उन्हें काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बचल रहेंगे हम। नहीं समझ आ गया? बहुत काम है जी। अभी विद्यार्थियों से हमको अब नहीं वो मतलब एक खुद से सेटिस्फेक्शन होता है। हिंदुस्तान लेवल में कोई कुछ कर दे, इतना है हमने फीस लेवल को गिरा दिया नीचे, धमका के दम धसा दिए नीचे। यहाँ पे
समझ में आ गया कि नहीं? तो एक लाइफ का सेटिस्फेक्शन मेरा पूरा हो गया। लाइफ में कोई कहेगा ना तो ऊपर वाले से भी कह सकते हैं कि आप ही के विद्यार्थियों को जहाँ व्यापारी बना दिया गया था, सब उनके कान में उन आंख में खटकते थे हमें। अब एगो चीज बस बच गया, उसके बाद डर नहीं लगेगा। तुम इधर सुई लगाओ चाहे इधर लगाओ, यहाँ पे बस किसानों का, किसान जब शौक से 4 व्हीलर खरीद ले काम खत्म। और क्या चाहिए? आप नहीं समझ आ गया? एगो बस बच गया यहाँ पे। एक जो मेरा खुद का शौक था वो तो कभी पूरे नहीं हुआ, फौज में जाने का। नहीं तो रहते तो आज कश्मीर में ही सब हुआ रहता। अब तो बना दिया। अभी हम फौज में रहते कश्मीर में ही होता। हमें पता है युद्ध कैसे होता, हम अपने हिल जाते। हमारा बचाने ही करता, सब हो गया युद्ध। भाई आर्मी का रूल है, आप किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। हम घुस जाते हैं यहाँ पे, काम खत्म। भाई एक चीज ध्यान से रखो, अंधेरा दूर करने के लिए चिराग को खुद को जलाना ही पड़ता है। तो मारने के लिए पगला को आदमी को जाना ही पड़ेगा। चल दिया आदमी यहाँ पे, बाकी आएगी आर्मी बचाने। हेल गई हो गया काम खत्म, बाप बेटा में लड़ाई चालू। तो बताओ इसमें कौन, हृदय से कौन ले जाएगा? धमनी, हृदय से धमनी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जिसे ह्वांजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहते हैं? चाइना। दुनिया में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन के मामला में है चाइना। इससे तगड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इससे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दुनिया में कोई नहीं बनाता था। लेकिन हमारे बिहार से खतरनाक इंजीनियर है दुनिया में कहीं। हाल ही में यूनेस्को ने विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया है? भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। भागवत गीता और नाट्यशास्त्र, ए और बी दोनों को, भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय कौन थे? सुधांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इनकी पत्नी भारत की है। इनकी पत्नी कहाँ की है? भारत की है। तो इंडिया घूमने आए थे यहाँ पर। चाइना इनसे बड़ी जलते रहता है जेडी वेंस। हो सकता है तो 2028 में जेडी वेंस को डोनाल्ड ट्रंप क्या बनाएंगे? राष्ट्रपति बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? राष्ट्रपति। और संशोधन करके और दोबारा क्या बना देंगे? सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति, जैसे पुतिन ने किया था। ऐसी अंदरूनी बात चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जेडी वेंस के साथ मिलकर 2028 में संविधान में संशोधन कराना चाहते हैं। और वो संशोधन करके संविधान अमेरिका का है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, और वो भी एक टर्म 4 साल का होता है। हमारे यहाँ तो 5 साल का एक टर्म होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक टर्म पूरा हो चुका है, ये दूसरा टर्म है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नहीं बन सकते। तो 2028 में ऐसी घटना होगी। अभी 2025 चल रहा है, तुम देखना 2028 में होगी। अब लोग कहेंगे कि हम डोनाल्ड ट्रंप से मिलल हैं। ना भाई साहब, आप इंडिया का दैनिक जागरण पढ़ोगे तो तुम्हारा बुद्धि यहीं तक रहेगा। नहीं समझे? अमेरिका में करेगा 2028 में, तुम देख लेना। तुमको मजाक लग रहा है? जुलाई में हम बोले थे ट्रंप जीतेगा, तो कह रहा था सर आपको ढेर पता है। और जब जीत गया ना तो आके कह रहा था सॉरी सर, सॉरी सर। आगे देखते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश भारत। जब भी कोई खिलाड़ी जाता है तो उसकी डोपिंग टेस्ट होती है, कोई नशीला पदार्थ तो नहीं लिया है। वरना एक से एक मादक पदार्थ है ना, जिसके सेवन करने के बाद ना कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति तेज दौड़ने लगता है। मतलब हल्का दौड़ता है तो क्या करेगा? तेज दौड़ने लगे। नशीला पदार्थ जो होता है, जैसे शराबी को देखिएगा ना, शराब पी लेगा समझो, शराब पी लेगा तो किसी से नहीं डरेगा सुन, किसी से नहीं डरेगा से। यहाँ पे पुलिस को कह रहा था कि एसपी थानेदार के जीप का पीट कैसे? एसपी अपने को कह रहा था कि हम क्या हैं? एसपी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा होती कुरियन जेसफ समिति की है? तमिलनाडु। केएन रवि है ना यहाँ के वो राज्यपाल, क्या यहाँ के राज्यपाल, दोनों में अभी टसल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो तमिलनाडु पर ना सुना दिया, तो सुप्रीम केंद्र सरकार का लहर गया है। तमिलनाडु विधानसभा विधेयक पास करके और किसके पास भेजी थी? राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल का काम है ना कि भाई आप स्वीकृति दीजिए या तो लौटा दीजिए। तो 6 महीना से अपने पासे रखे थे। तमिलनाडु कही कि हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। जा तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राज्य सरकार इसको 3 महीना से ज्यादा नहीं, 30 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। जा 30 दिन से ज्यादा नहीं रख। हकीकत बात है, तुम्हारा फुर्सत नहीं है तो तुम राज्यपाल को नहीं काम का, फुर्सत नहीं है तो राज्यपाल किस काम के? केंद्र सरकार का कहना है चुनी हुई सरकार में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करे, ठीक है। राज्य सरकार के चुनी हुई सरकार में राज्यपाल हस्तक्षेप करें? हाँ, आपन पे बड़ा तो परपराने लगा, आपन पे बड़ा तो परपरा गया।
राज्य सरकार को आप टॉर्चर कीजिए, ये गलत बात है। आप राज्यपाल मेहमान की तरह हैं, राज्य के संवैधानिक मुखिया रहें, बट डायरेक्ट लोकतंत्र है, पब्लिक की चुनी, आपको नहीं पसंद है आप रिजेक्ट कर दीजिए बिल को। ये क्या मतलब आप पेंडिंग में रखे रहेंगे। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल कल था, 22 अप्रैल कल था ये पृथ्वी दिवस। 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ कहां किया जा रहा है? लखनऊ में। कहां पे हो रहा है? लखनऊ में। किस राज्य ने प्राइवेट चीता के प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीता लाया? मध्य प्रदेश। अरे मध्य प्रदेश खूब ज्यादा लाया था, कौनों ने? महाराष्ट्र मार दिए हैं। अरे कहां से घूमे? मध्य प्रदेश। अब सही हो गया, मध्य प्रदेश हो गया ना, सही हो गया मध्य प्रदेश। चलिए हो गया, एक और है, एक और है। डेजर्ट फ्लैग 10 युद्ध अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। चलिए 10 लोग निकलेंगे।